एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ 10 सेकेंड्स। सोचो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, फ़ोन बजता है, फ्लड सिचुएशन है। अब एक सवाल, क्या उस मोमेंट आप बुक खोल के देखोगे? बिल्कुल भी नहीं। उस मोमेंट जो काम करेगा वो होगा आपका एप्टीट्यूड। और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद वो इनहेरेंट पोटेंशियल जिसकी वजह से वो स्किल्स एक्वायर करता है और गिवन सिचुएशन में अपनी ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली परफॉर्म करता है। सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड सिर्फ ये नहीं बताता कि काम हुआ या नहीं हुआ, वो ये बताता है कि प्रेशर के टाइम पे डिसीजन एथिकल था या नहीं। एप्टीट्यूड को अब सिंपल शब्दों में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में एकदम। एप्टीट्यूड वो इनर कैपेसिटी है जो डिसाइड करती है कि आप चीज़ों को सीखते कैसे हैं, बदलते हालातों में अडाप्ट कैसे करते हो, प्रॉब्लम आई तो रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, और जब रियल गवर्नेंस चैलेंजेस सामने होते हैं तो आप परफॉर्म कैसे करते हो। जैसे कि अभी हमने देखा फ्लड सिचुएशन। सोचो सेम सिचुएशन डिफरेंट रिस्पॉन्स, बस वहीं पर एप्टीट्यूड आ जाता है। अब एक विजुअल बनाओ। सोचो नॉलेज एक पावरफुल गाड़ी है, क्या कार है, रूल्स लॉज पॉलिसीज सब उसमें लोडेड है। अब एक सवाल, गाड़ी को डायरेक्शन कौन देता है? सिंपल सी बात है, उसका इंजन। और उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर का इंजन होता है उसका एप्टीट्यूड। अगर इंजन स्ट्रांग है तो नॉलेज आगे जाएगी और एथिकल डायरेक्शन में जाएगी, और अगर इंजन वीक है तो नॉलेज वहीं रह जाएगी लेकिन डिसीजन कंफ्यूज हो जाएगा। डेली लाइफ कनेक्ट करके देखते हैं। अब एक ग्राउंड लेवल सिचुएशन देखो, दो ऑफिसर, सेम फ्लड, सेम रूल, सेम ट्रेनिंग। फिर भी एक ऑफिसर जो है वो पैनिक कर जाता है और दूसरा शांत रहता है, कोऑर्डिनेशन करता है और काम करता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि डिफरेंस कहाँ पर आया? नॉलेज दोनों का सेम है, ट्रेनिंग दोनों का सेम है, डिफरेंस आता है एप्टीट्यूड में। अगला हमारा टॉपिक है एप्टीट्यूड एज इंटरनल एटीट्यूड डिटर्मिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस एनालिटिकल क्वेश्चंस। अब ये कॉन्सेप्ट क्वाइटली काम करता है। एप्टीट्यूड दिखाई नहीं देती पर ये अंदर से एटीट्यूड बनाती है। इसको एक फ्लो में देखो। एप्टीट्यूड क्या है? हमारी रिस्पॉन्स देने की कैपेसिटी। एटीट्यूड क्या है? कि हमारा सोच का पैटर्न कैसा है, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। डिटेल में नीचे से समझेंगे। बिहेवियर, जो एक्शन दिखाई देता है वो। तो सिंपल बात है, जो अंदर है वही बाहर आएगा। एटीट्यूड का ऑलरेडी हमारा चैप्टर हमारे वीडियो पे है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एथिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा विच इज़ प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस, और उसके साथ हमारा सारा एथिक्स फिनिश हो जाएगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अब ज़रा एथिक्स इनसाइड देख लेते हैं। इसलिए अगर किसी इंसान के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होता है तो टाइम के साथ वो नेचुरली डेवलप करता है क्या? पब्लिक सर्विस के लिए कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब क्वालिटीज़ जो हैं वो अंदर से ग्रो करती हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। एक टीचर जिसके पास मेंटरिंग का एप्टीट्यूड होता है वो पेशेंटली गाइड करता है और एम्पैथी दिखाता है। वहीं पे जिसमें एप्टीट्यूड नहीं होता वो टीचर धीरे धीरे सिर्फ रूटीन फॉलो करने लग जाता है और मैकेनिकल हो जाता है। तो अब जब आपसे पूछा जाए कि एप्टीट्यूड एज एन इंटरनल एटीट्यूड डिटर्मिनेंट, आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ा नहीं है, समझा है और साथ में उसे इमेजिन भी किया है। एथिक्स हैवी नहीं है, एथिक्स प्रैक्टिकल है। अब एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, यूपीपीसीएस को कन्फ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं है और एथिक्स में एक जगह पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो है हमारा इंटेलिजेंस, एबिलिटी, स्किल एंड एप्टीट्यूड। नाम मिलते जुलते लगते हैं ना, पर एग्जाम में अगर मिक्स हो जाए तो मार्क्स भी मिक्स हो जाते हैं। चलो एक एक करके सिंपल करते हैं इसको। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप आंसर ढूंढने की कोशिश करना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटेलिजेंस से। ये क्या आंसर करता है? आप सोचते कितना अच्छा हो, इसका नेचर कैसा है, जनरल, और एथिक्स में काम कैसे करता है, एनालिसिस में हेल्प करके। मतलब सिचुएशन समझना, प्रॉस कॉन्स का वे करना, लॉजिकली सोचना, ये सब हमारे इंटेलिजेंस के काम होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एबिलिटी। अब आते हैं हम एबिलिटी पर। एबिलिटी का सवाल होता है आप अभी क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू नाउ। इसका नेचर कैसा होता है, प्रेजेंट। और एथिक्स का रेलेवेंस क्या है कि परफॉर्मेंस अनेबल करता है, इट अनेबल्स द परफॉर्मेंस। मतलब टास्क हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हो या नहीं निभा पा रहे हो, ये सब आपकी एबिलिटी में दिखा रहा है कि क्या आप अभी पे क्या काम कर सकते हो, वो आपकी एबिलिटी है, और कितना अच्छा आप सोच सकते हो, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्किल। स्किल का मतलब होता है जो आपने सीखा है, वॉट यू हैव लर्न। ये नेचर कैसा होता है इसका नेचर होता है एक्वायर्ड। और एथिक्स का रिलेवेंस, एग्जीक्यूशन को ये हमारी इंप्रूव करती है, जैसे कि ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ये सब स्किल्स हैं, प्रैक्टिस से आ जाती हैं। एंड लास्टली आता है हमारा एप्टीट्यूड, जो हमारा टॉपिक भी है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। एप्टीट्यूड का सवाल होता है कि आप ग्रो और अडेप्ट कितना अच्छे से कर सकते हो। ये नेचर क्या होता है इसका, पोटेंशियल। और एथिक्स का रेलेवेंस क्या होता है कि एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन को सस्टेन करती है, इट सस्टेन्स द एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, नए चैलेंजेस में कैसे अडेप्ट करते हो, और पावर के साथ कैसे बिहेव करते हो, ये एप्टीट्यूड डिसाइड करता है। अब एक सेकेंड के लिए रुको और सोचो, यूपीपीसीएस को एप्टीट्यूड क्यों इतनी पसंद है?
क्योंकि इंटेलिजेंस और स्किल से काम हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एप्टीट्यूड से ही पॉसिबल होता है। अब एक लाइन जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, इसको लिखने का एक क्रिस्टल क्लियर तरीका याद रखो जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये लाइन लिख दी ना तो एग्जामिनर को सिग्नल मिल जाता है कि कैंडिडेट को क्लैरिटी है, या आप डायरेक्टली यहाँ से लेकर लिख सकते हो अपने आंसर्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। अब एक और फेवरेट कंपैरिजन विच इज़ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। कंफ्यूज नहीं होना है, डिफरेंस एकदम सिंपल है। एटीट्यूड डिसाइड करता है आपका आज का रिस्पॉन्स और एप्टीट्यूड डिसाइड करता है आपका पूरी करियर की परफॉर्मेंस। बैलेंस सिविल सर्विस व्यू देखते हैं। सिविल सर्विसेज का बैलेंस व्यू यही है कि एटीट्यूड हमारे डेली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, पर एप्टीट्यूड इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म एथिकल एफिशिएंसी, स्पेशली जब स्ट्रेस हो, प्रेशर हो और मॉरल डिलेमा हो, वहीं पर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक ऑफिसर है, पोलाइट है और उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है, तो यानी कि उसका एटीट्यूड कैसा हो गया, गुड एटीट्यूड। पर क्राइसिस आई, डिसीजन लेना था, प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, फेल हो गया। वहीं पे दूसरा ऑफिसर जो है वो केपेबल है, डिसीजन स्ट्रांग लेता है, पर एथिकल एटीट्यूड नहीं है तो पावर मिसयूज कर लेता है। तो सिविल सर्विसेज में आइडियल क्या है, आइडियल है हमारा एथिकल एटीट्यूड, उसके साथ हमारा स्ट्रांग एप्टीट्यूड। बस अब इस टॉपिक को यहीं पकड़ लो। यूपीपीसीएस में सब जब पूछा जाता है ना डिफरेंस, कंपैरिजन, एनालिटिकल आंसर, ये क्लैरिटी आपको टॉपर जोन में ले जाती है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया। एटीट्यूड जो आप डेली बेसिस पे दिखा रहे हो, यानी कि आपका गुड है या बैड है, और एप्टीट्यूड आपका पोटेंशियल कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे। अब थोड़ा सा अलर्ट मोड ऑन कर लो। ये पार्ट वो है जहाँ पे यूपीपीसीएस एस्पिरेंट अच्छा लिखते लिखते गलत कर देते हैं, इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, ट्रैप जोन। यहाँ पे ट्रैप अलर्ट है। हम देखेंगे कि एप्टीट्यूड क्या नहीं है। मैं एक एक पॉइंट बोलूँगी और आप अपने दिमाग में टिक मार्क लगाते जाना। एप्टीट्यूड क्या नहीं है, ये मार्क्स या फिर रैंक नहीं है। एप्टीट्यूड का मतलब मार्क्स, रैंक या टॉपर लिस्ट नहीं होता। हाई रैंक मतलब हाई एप्टीट्यूड नहीं है। एग्जाम क्लियर करना और एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर बनना दोनों अलग चीज़ हैं। हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि फ्लड सिचुएशन आई, उसमें क्या हुआ कि उसमें एक ऑफिसर ने बेटर किया, एक ऑफिसर ने पैनिक कर दिया, जबकि दोनों की सेम नॉलेज थी, सेम ट्रेनिंग थी, फिर भी, यानी कि इसका मतलब मार्क्स या फिर रैंक नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज नॉट इंटेलिजेंस अलोन। सिर्फ इंटेलिजेंट होना भी एप्टीट्यूड नहीं होता। आप बहुत शार्प हो सकते हो, लॉजिक स्ट्रांग हो सकता है, पर अगर प्रेशर में एथिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो एप्टीट्यूड इनकम्प्लीट है। फिर वहीं पे फ्लड के बारे में सोचो, समझ में आएगा। देन नॉट टेक्निकल एक्सपर्टीज ओनली। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज भी एप्टीट्यूड नहीं है। रूल्स, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स, ये सब ज़रूरी हैं, पर बिना एथिकल जजमेंट के टेक्निकल एक्सपर्टीज कभी कभी डेंजर बन जाती है। एंड नॉट टैलेंट विदाउट वैल्यूज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैप है। टैलेंट हो सकता है, कैपेबिलिटी हो सकती है, कैपेसिटी हो सकती है, पर अगर वैल्यूज़ नहीं है तो एप्टीट्यूड नहीं है। एक एग्जाम्पल देखो, इसको एक एग्जाम रेडी एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब एक ऑफिसर है, हाईली इंटेलिजेंट है, सिस्टम समझता है, डिसीजन फास्ट लेता है, पर करप्शन में इंडल्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही है कि इंटेलिजेंस है पर एथिकल एप्टीट्यूड नहीं है। और ये एग्जाम्पल यूपीपीसीएस को बहुत पसंद आता है। क्यों, क्योंकि ये क्लैरिटी दिखाता है। अब एक मॉडल कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो, आप एक पैटर्न यूज़ करोगे हमारे सारे वीडियोस में कि हम जो भी नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर के साथ है। हर किसी टॉपिक में हम आपको एक मॉडल इंट्रोडक्शन देंगे जो आप डायरेक्टली अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, मॉडल कंक्लूजन देंगे जो डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी इसी तरीके से बना हुआ है कि आंसर राइटिंग फॉर्मेट में है। जहाँ पे टेबल है वो टेबल डायरेक्टली आप उठा के रख सकते हो, बुलेट पॉइंट्स में दिया है ताकि वो बुलेट पॉइंट्स आप डायरेक्टली रख लो। बस हम लोग समझाते एलैबोरेटिव वे में है, अदरवाइज ये आपके नोट्स ही हैं जिसे आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग कर सकते हो। अब ज़रा कंक्लूजन देख लेते हैं। अब अगर आपसे एप्टीट्यूड पर कंक्लूजन लिखने को कहा जाए तो आप शांति से लिख सकते हो, ये आप उठा के लिख दो। इस कंक्लूजन में सब कुछ आ गया, एथिक्स, एफिशिएंसी, ह्यूमैनिटी, सब आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम एप्टीट्यूड टू वैल्यूज़। अभी हमारा एप्टीट्यूड खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। वो कीवर्ड्स आते हैं ना कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, वो सब इसी टॉपिक का पार्ट है। इसमें हम सारे वो कीवर्ड्स को एक एक करके अच्छे से देखेंगे, क्या इसका मतलब है, कैसे एग्जाम में हम इसको लिंक करेंगे और क्या इसके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक नेचुरल लिंक देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाए अगर तो एक लिंकिंग लाइन लिखनी होती है ना, उसी के लिए। अब नेचुरली हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं और ट्रांजिशन लाइन आपको ये याद रखनी है। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल बात कहता है कि एप्टीट्यूड बताती है आप क्या कर सकते हो और वैल्यूज़ बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। यानी कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या बताएंगे कि आपको क्या करना है, और एप्टीट्यूड कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या एप्टीट्यूड है उस चीज़ को करने का, और आपको क्या करना है वो फाउंडेशनल वैल्यूज़ बताएंगी। तो शुरू करते हैं। ये वो पार्ट है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ पावर नहीं रहता, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पावर नहीं रहता, पब्लिक ट्रस्ट बन जाता है।
फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। फाउंडेशनल वैल्यूज़ का सिंपल काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को पब्लिक ट्रस्ट में कन्वर्ट करना। अगर पावर है पर वैल्यूज़ नहीं है तो फियर होता है, और अगर वैल्यूज़ हैं तो ट्रस्ट हो जाता है। सबसे पहली फाउंडेशनल वैल्यू जो हम करेंगे दैट इज़ इंटीग्रिटी। इसको भी एक सवाल से शुरू करें क्या? ठीक है, एक सवाल, अगर एथिक्स का एक ही वैल्यू चूज़ करना हो तो आप कौन सा करोगे? इंटीग्रिटी। इसलिए ये फर्स्ट भी है और नॉन नेगोशिएबल भी। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट नॉन नेगोशिएबल वैल्यू। एक मॉडल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं विच इज़ एग्जाम रेडी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है वैल्यूज़, वर्ड्स और एक्शंस के बीच में कंसिस्टेंसी। ध्यान रखो, ये कंसिस्टेंसी तब भी रहनी चाहिए जब कोई देख नहीं रहा हो। सिविल सर्वेंट के लिए इंटीग्रिटी सिर्फ पर्सनल वर्च्यू नहीं होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन्स के प्रति पब्लिक ऑब्लिगेशन भी होता है। अब ये होता क्या है, सिंपल शब्दों में समझते हैं। इंटीग्रिटी को 3 सिंपल फ्रेजेस में पकड़ लो, मोरल होलनेस, एथिकल कंसिस्टेंसी एंड रिफ्यूजल टू डाइल्यूट प्रिंसिपल्स फॉर इनकन्वीनियंस, यानी कि कन्वीनियंस के लिए प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट ना करना। सोचो, जब शॉर्टकट अवेलेबल हो तब भी राइट पाथ चूज़ करना, वही इंटीग्रिटी है। एक पावरफुल यूज़, सिलेक्टिवली यूज़ कर लेना इसको जहाँ भी आपकी इच्छा करे। किसने कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन डिराइव्स फ्रॉम द इंटीग्रिटी ऑफ द होम। मैसेज सिंपल है कि इंटीग्रिटी ऊपर से नहीं नीचे से ग्रो करती है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंटीग्रिटी इन सोसाइटी। इंटीग्रिटी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले सोसाइटी में शुरू होती है। इसके एग्जाम्पल्स हम सब ने देखे हैं, जैसे कि डेली लाइफ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो शॉपकीपर का एक्स्ट्रा चेंज वापस कर देना, स्टूडेंट का अनफेयर तरीके से इनकार करना, अनफेयर मीन्स से रिफ्यूज़ कर देना, सिटीजन का रूल फॉलो करना बिना पनिशमेंट के डर के। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या बताती हैं? सोशल ट्रस्ट बनाती हैं। इंटीग्रिटी सोशल ट्रस्ट बिल्ड करती है और सोशल ट्रस्ट ही गवर्नेंस की फाउंडेशन होता है। दैट्स अ वेरी गुड लाइन, यू कैन यूज दिस डायरेक्टली इन योर आंसर्स। नाउ इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस, यूपीपीसीएस का कोर फोकस। एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रिटी दिखती है फेयर डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स, पॉलिटिकल, मॉनेटरी या फिर सोशल प्रेशर का रेजिस्टेंस। जैसे एक राशन ऑफिसर, प्रेशर है, लोकल लीडर्स पुश कर रहे हैं, फिर भी फेक बेनिफिशियरीज ऐड करने से मना कर देता है। ये इंटीग्रिटी है, लाउड नहीं है पर फर्म है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, डायरेक्टली यूज़ करो। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट रिफ्यूज़ल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये हमारा इंटीग्रिटी का टेस्ट होता है। यूपीपीसीएस एक चीज़ बहुत क्लियरली मानता है कि इंटीग्रिटी का टेस्ट जो है वो बिग स्कैम्स में नहीं होता, स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेज में होता है। रियल लाइफ इलस्ट्रेशन, एक ऑफिसर अगर आज माइनर फेवर को मना कर देता है तो कल करप्शन कल्चर बनने से बच जाता है। नाउ राइट दिस लाइन कॉन्फिडेंटली इन एग्जाम। इसको लिखना है क्या कि इंटीग्रिटी इज़ नॉट सिचुएशनल ऑनेस्टी, इट इज़ अ प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी। इस लाइन को कॉन्फिडेंस के साथ लिखना, एग्जामिनर नोटिस करेगा। देन इंटीग्रिटी एंड एलीट वैल्यूज़। अब ज़रा कुछ इंटरलिंकिंग कर लेते हैं। इंटीग्रिटी क्या है हम समझ गए हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो सकती है वो सब चीज़ों के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक स्मार्ट क्वेश्चन आता है, 2 और एट्रीब्यूट्स बताइए, तो इस टेबल से आंसर रेडी हो जाएगा आपका। आपसे अगर कुछ और वैल्यूज़ पूछ ली तो, जैसे कि परसिवरेंस, यानी कि प्रेशर में इंटीग्रिटी को जिंदा रखता है। स्पिरिट ऑफ सर्विस, पब्लिक ट्रस्ट को सेल्फ से ऊपर रखता है। कमिटमेंट, एथिकल एक्शन में कंसिस्टेंसी लाता है। एंड करेज ऑफ कन्विक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद मॉरल एक्शन पॉसिबल बनाता है। ये सिर्फ वैल्यूज़ नहीं है, इंटीग्रिटी के बॉडी गार्ड्स हैं। अब बात करेंगे हम व्हाट इंटीग्रिटी इज़ नॉट। इंटीग्रिटी क्या नहीं है, अब थोड़ा सा अलर्ट मोड ऑन कर लो। इंटीग्रिटी का मतलब ब्लाइंड रूल फॉलो करना नहीं है, एम्पैथी के बिना मॉरल रिजिडिटी नहीं है, सिलेक्टिव ऑनेस्टी नहीं है, और सिर्फ प्राइवेट लाइफ में ऑनेस्ट होना नहीं है। एक एग्जाम्पल देखो, एक ऑफिसर घर पे ऑनेस्ट है, ऑफिस में करप्ट है, इसे इंटीग्रिटी हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, एथिकल कन्फ्यूजन। ध्यान से सुनना, अब दोनों को जोड़ के देखो। एप्टीट्यूड क्या है हमारा? एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस करने में मदद करता है, और इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड को एथिकल डायरेक्शन देती है। विदाउट एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी हमारी फ्रेजाइल हो जाएगी, एंड विदाउट इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड हमारा डेंजरस हो जाएगा। ये फ्यूजन ही एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन की सोल है। अब एक मॉडल कंक्लूजन देख लेते हैं। अगर एग्जाम में स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली उठाकर लिख दोगे। एक मेंस की टिप है आप लोगों के लिए, लास्ट बात याद रखना कि एथिक्स के आंसर्स जो हैं वो हैवी डेफिनेशन से नहीं बल्कि क्लैरिटी, कनेक्शन और कन्विक्शन से इवैल्यूएट होते हैं। तो जितना सिंपलर लिखोगे उतना बेटर होगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आती है ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थॉट, स्पीच और एक्शन में ट्रुथफुलनेस, यानी कि ट्रुथफुलनेस इन थॉट, स्पीच एंड
एक्शन, यानी कि सोच में झूठ नहीं, बोलने में मैनिपुलेशन नहीं और काम में डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं। सिविल सर्विसेज में ऑनेस्टी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एथिकल गवर्नेंस का मॉरल स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑनेस्टी को ज़रा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा रियल मीनिंग समझते हैं। ऑनेस्टी तब टेस्ट होती है जब डिसऑनेस्टी ईजी हो, प्रॉफिटेबल हो या फिर सोशली एक्सेप्टेबल हो। तब भी सोचकर बोलना तब भी सच बोलना, सोचकर बोलना, यही हमारी ऑनेस्टी है। क्या रिफ्लेक्ट करती है? सिंसेरिटी ऑफ इंटेंट, ट्रांसपेरेंसी इन एक्शन एंड ऑथेंटिसिटी इन कॉन्डक्ट। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल देखो। सोचो एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है, टॉपिक समझ नहीं आया पर बोल सकता है कि हाँ मैम क्लियर है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आया। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है और ये लर्निंग इंप्रूव करती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरीडे लाइफ में। अब ऑनेस्टी हर वक्त जो है वो हीरोइक नहीं होती, ज़्यादातर क्वाइट और रूटीन होती है। कुछ अनकॉमन येट रिलेटेबल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि बोरोड पेन बिना याद दिलाए वापस दे देना अपने दोस्त को, जॉब एप्लीकेंट का रिज्यूमे गैप एडमिट करना, शॉपकीपर का कहना कि सस्ता प्रोडक्ट भी काम करेगा। ये हेडलाइंस नहीं बनती पर सोसाइटी को चलाती ज़रूर है। एथिक्स का इंसाइट देख लेते हैं। ऑनेस्टी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है और क्रेडिबिलिटी सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप्स की करेंसी होती है। नाउ विल टॉक अबाउट ऑनेस्टी इन पब्लिक सर्विस। डेली लाइफ में तो देख लिया, अब पब्लिक सर्विस में देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ना एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनेस्टी दिखती है एक्यूरेट रिपोर्टिंग में, सीनियर्स और सिटीजन के साथ ट्रुथफुल कम्युनिकेशन में और फैक्ट्स का करेक्ट डिस्क्लोजर चाहे इनकन्वीनियंट हो। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक जूनियर ऑफिसर प्रोजेक्ट डिले रिपोर्ट करता है। वो बोल सकता था कि वेदर में प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्टर है, लॉजिस्टिक्स में कोई इशू हो गया, लेकिन वो बताता है कि डिले एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से हुआ है। किस वजह से? एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से। ये जो ऑनेस्टी है ये ब्लेम शिफ्टिंग नहीं है, लेकिन करेक्शन अनेबल करती है। दिस अनेबल्स करेक्शन इंस्टेड ऑफ ब्लेम शिफ्टिंग। अब वही जो हम हर जगह करते हैं, हमारे ट्रैप्स, दैट व्हाट ऑनेस्टी इज़ नॉट। अब अलर्ट हो जाओ, यहीं पर लोग गलत लिख देते हैं। ऑनेस्टी का मतलब ब्लंटलेस, बिना सेंसिटिविटी के नहीं है। सिलेक्टिव ट्रुथ बोलना नहीं है कि कभी आपका जब मन कर रहा है आप सच बोल रहे हो, मन नहीं कर रहा है तो नहीं। तो सिलेक्टिवली नहीं होता है, आपकी मर्जी से नहीं होगा। सिर्फ बोलना सच और फैक्ट्स छुपा देना, वो भी ऑनेस्टी नहीं है। और सिर्फ तब ऑनेस्ट होना जब रिजल्ट सेफ हो, तो वो भी ऑनेस्टी नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझो कि एक ऑफिसर जो है वो फाइल में सच लिखता है पर मीटिंग्स में डेटा को मैनिपुलेट करता है, तो ये ऑनेस्टी नहीं है। अब ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी देख लेते हैं। हमने ऊपर इंटीग्रिटी देखा था, अब इन दोनों का एक स्मॉल बट शार्प एनालिसिस कर लेते हैं। हाईली स्कोरिंग। अब दोनों को कंफ्यूज मत करना। ऑनेस्टी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब होता है मॉरल कंसिस्टेंसी। ऑनेस्टी एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर है। दिस इज़ पार्ट ऑफ एथिक्स, दिस इज़ अ अम्ब्रेला वैल्यू। ये सिचुएशनल है, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करती है और ये ट्रस्ट और लेजिटिमेसी को बिल्ड करती है। मतलब ऑनेस्टी उसी टाइम के लिए बात कर रहे हैं हम कि इस समय आपने ऑनेस्ट बोला या नहीं बोला। लेकिन इंटीग्रिटी में क्या करोगे आप? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हो। ऑनेस्टी मोमेंटम होता है, सिचुएशनल होता है, स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है और नॉन नेगोशिएबल होता है। एग्जाम फ्रेंडली इंसाइट देख लेते हैं। अब एक ऑनेस्ट पर्सन है, ही मे स्पीक द ट्रूथ ओकेजनली बट अ पर्सन विद इंटीग्रिटी लिव्स द ट्रूथ कंसिस्टेंटली। इस लाइन से आंसर आपका मेच्योर हो जाएगा। नाउ हाउ ऑनेस्टी सपोर्ट्स इंटीग्रिटी। कैसे सपोर्ट करता है? इस रिलेशन को सिंपल रखो। इंटीग्रिटी जो है वो हमारी इंटरनल अलाइनमेंट है, लेकिन ऑनेस्टी हमारी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। ऑनेस्टी के बिना इंटीग्रिटी हमारी दिखाई नहीं देगी और इंटीग्रिटी के बिना ऑनेस्टी हमारी सिलेक्टिव हो जाती है, तो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल से समझो कि एक ऑफिसर है, वो एक बार सच रिपोर्ट करता है तो ऑनेस्टी है, लेकिन प्रेशर के बावजूद अगर वो बार बार सच को रिपोर्ट कर रहा है, सो दैट इज़ इंटीग्रिटी। यानी कि सिचुएशनल नहीं है, ये जो है एक अम्ब्रेला टर्म है और ये उसका कंप्लीट कैरेक्टर है, स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं है। नाउ ऑनेस्टी एंड अदर एथिकल वैल्यूज़ थोड़ा सा समझते हैं। ऑनेस्टी स्ट्रेंथन करती है किसको? ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि ओपन गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना एंड ट्रस्ट। सस्पिशन कम होता है। ऑनेस्टी वीकन होती है अथॉरिटी के फियर से, अप्रूवल की डिज़ायर से और शॉर्ट टर्म गेन से। ये लिंकेज आंसर्स को ऑटोमेटिक बना देता है। नाउ सोशल कॉस्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, दिस इज़ अ वेरी सटल एथिक्स एंगल, थोड़ा सा देख लो। डिसऑनेस्टी सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये मैनिपुलेशन को नॉर्मलाइज करती हैं, इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी वीक करती हैं एंड करप्शन को एनकरेज करती हैं।
लोग इनकम एग्जैजरेट करते हैं बेनिफिट्स लेने के लिए। रिजल्ट होता है जेन्युइन बेनिफिशियरीज बाहर हो जाते हैं। डिसऑनेस्टी यहाँ पे कलेक्टिव इनजस्टिस बन जाती है। एक कोड है, ऑप्शनल है, इफेक्टिव है। जब आपको लगे कि डालना है और इफ टाइम परमिट्स और स्पेस परमिट्स तो आप डाल देना कि ट्रुथ नेवर डैमेजेस अ कॉज दैट इज जस्ट, बाय महात्मा गांधी। स्पेस हो तो यूज़ करो वरना स्किप कर दो, कोई फोर्सफुली डालने की ज़रूरत नहीं है ना। एग्जाम में कंक्लूड कैसे करना है, ऐसे कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। देन मेंस का टिप है, ये याद रखो कि अगर इंटीग्रिटी बैकबोन है तो ऑनेस्टी उसका फेस है। दोनों साथ दिखें तब आंसर आपका क्या होगा, पावरफुल लगेगा, तो साथ में यूज़ करना। ऑनेस्टी सिंपल है पर सिविल सर्विसेज में ये पावरफुल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है डिसीजन लेना फैक्ट्स, एविडेंस और रैशनल एनालिसिस के बेसिस पर, ना कि इमोशंस, पर्सनल बिलीव्स और एक्सटर्नल प्रेशर के बेस पर। सिविल सर्विसेज में ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करती है फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी एंड रीजन्ड गवर्नेंस। सिंपल बात, डिसीजन एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, डिफेंसिबल नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, डिफेंसिबल होना चाहिए ना। ऑब्जेक्टिविटी ईजी लाइन में समझने के लिए कि हमारे दिमाग में ये बस ठहर जाए, ईजी वर्डिंग में अगर हम देखें तो यहाँ एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे हो, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। इसका मतलब होता है दैट यू हैव टू थिंक बिफोर फीलिंग, नॉट फीलिंग नथिंग। आपको अपना काम करने से पहले सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फील ही नहीं करना, यू हैव टू फील। सो ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व करती है क्या, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, लॉजिकल असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड पर्सनल बायस को ऑफिशियल ड्यूटी से अलग रखना। एग्जाम्पल से समझो कि सोचो एक डॉक्टर का केस है, पेशेंट के रिलेटिव्स इमोशनल हो रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं ना। डॉक्टर्स इमोशनल जो इमोशंस हैं उनको इग्नोर नहीं करता पर डिसीजन मेडिकल रिपोर्ट्स के बेस पर करता है। कंपैशन है पर डिसीजन ऑब्जेक्टिव है। कंपैशन एग्जिस्ट बट डिसीजन रिमेन्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम इसे देखेंगे एवरीडे लाइफ में। ऑब्जेक्टिविटी हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, बस नाम नहीं देते। जैसे कि कॉलेज चूज़ करना कोर्स क्वालिटी के बेसिस पर, पीयर प्रेशर के बेसिस पर नहीं। प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना नीड और रिव्यूज़ के बेसिस पर, एडवर्टीजमेंट के बेस पर नहीं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना इमोशनल रिएक्ट करने की बजाय। नाउ व्हाट कैन बी अ टेक अवे फॉर योर एथिक्स। ऑब्जेक्टिविटी बेटर आउटकम्स लाती है, चाहे वो टेम्पररीली कंफर्टेबल क्यों ना हो। ऑब्जेक्टिविटी इन पब्लिक सर्विस, यूपीपीसीएस का कोर एप्लीकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिविटी दिखती है डेटाबेस पॉलिसी डिसीजंस में, एविडेंस सपोर्टेड फाइल नोटिंग में और रिसोर्सेज का रैशनल प्रायोरिटाइजेशन में। एग्जाम्पल से समझो, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिलीफ फंड्स एलोकेट करता है वेरीफाइड डैमेज रिपोर्ट्स के बेसिस पर, ना कि लाउड प्रोटेस्ट, मीडिया प्रेशर्स, इन सब के बेसिस पर, और यही रैशनल गवर्नेंस है। नाउ व्हाट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट। अब एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, ऑब्जेक्टिविटी इमोशनल कोल्डनेस नहीं होती। इसका मतलब एम्पैथी का एब्सेंस नहीं है, ब्लाइंड रूल फॉलोइंग नहीं है, नॉट रिजिड रूल फॉलोइंग, मैकेनिकल डिसीजन मेकिंग नहीं है एंड ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करना भी नहीं है। एग्जाम्पल देखो कि एक जेन्युइन पर्सन ग्रीवांस में है, बिना सुने पेंशन कैंसिल कर देना, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये रिजिडिटी है। ये नहीं है कि आप जस्ट फॉलो कर रहे हो अपने रूल्स वगैरह को और सुन ही नहीं रहे हो इंसान को क्या प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ रिजिडिटी एंड नॉट ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी को समझते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा लगता है बट सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इम्पार्शियलिटी को अभी नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे बट अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। दोनों कन्फ्यूज मत कर देना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फैक्ट्स और एविडेंस, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है फेयरनेस एंड इक्वालिटी। ऑब्जेक्टिविटी रीजन बेस्ड होती है, इम्पार्शियलिटी वैल्यू बेस्ड होती है। ऑब्जेक्टिविटी पूछती है दैट व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है, लेकिन इम्पार्शियलिटी पूछेगी हु इज अफेक्टेड, यानी कि कौन अफेक्ट हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये चीज़ याद रखोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। ऑब्जेक्टिविटी रैशनैलिटी इंश्योर करती है और इम्पार्शियलिटी जस्टिस इंश्योर करती है। एग्जाम रेडी लाइन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिविटी गाइड्स हाउ डिसीजंस आर मेड, कि कैसे डिसीजन बनने हैं, लेकिन इम्पार्शियलिटी गाइड्स फॉर हुम दे आर मेड, किसके लिए बन रहे हैं, वही क्वेश्चन कि व्हाट इज करेक्ट एंड हु इज अफेक्टेड। एक लाइन एकदम फुल क्लैरिटी ना। ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी भी देख लेते हैं, इम्पार्शियलिटी के साथ तो देख लिया। अब बैलेंस समझो। इंटीग्रिटी यानी कि मॉरल डायरेक्शन देती है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब रैशनल एग्जीक्यूशन देती है। इंटीग्रिटी मॉरल बायसनेस बन सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी जो है वो वैल्यू न्यूट्रल टेक्नोक्रेसी बन जाती है।
एग्जाम्पल से समझो, एक ऑफिसर पॉलिसी में बिलीव करता है, यानी कि इंटीग्रिटी है, वो पॉलिसी रिवाइज पर डेटा दिखाता है, कैसा, हार्म। दोबारा सुनो, एक ऑफिसर पॉलिसी में बिलीव करता है पर डेटा दिखाता है हार्म, वो पॉलिसी रिवाइज करता है। यहाँ इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों साथ काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, हिडन एथिक्स एंगल। ना ट्रू ऑब्जेक्टिविटी इमोशंस को सप्रेस नहीं करती, वो उसको क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। प्रोसेस सिंपल है, इमोशंस को रिकग्नाइज करो, उनका इन्फ्लुएंस कंट्रोल करो और डिसीजन रैशनल लो। एग्जाम्पल से समझो कि एक मजिस्ट्रेट एविक्शन केस में पब्लिक एंगर को एक्नॉलेज करता है पर जजमेंट लॉ और एविडेंस के बेसिस पर बना देता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है। नाउ वी हैव अ कोट, यू हैव टू यूज सिलेक्टिवली, दैट द एथिक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एथिक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मार्क्स वीबर। एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को कनेक्ट करना हो तो ये एकदम परफेक्ट कोट है। नाउ व्हाट वीकेंस ऑब्जेक्टिविटी, इट्स अ रियलिस्टिक एथिक्स राइटिंग। यूपीपीसीएस को रियलिज्म पसंद है। ऑब्जेक्टिविटी वीकन होती है कंफर्मेशन बायसनेस से, इमोशनल अटैचमेंट से, पॉलिटिकल प्रेशर से और मीडिया नैरेटिव से। ये लिखने से आंसर आपका ग्राउंडेड लगता है। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी एंड सोसाइटी। गवर्नेंस में ऑब्जेक्टिविटी आर्बिट्रेरीनेस को कम करती है, सिटीजन कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एग्जाम्पल से समझो कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स फेयरनेस इंश्योर करते हैं और इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट बढ़ाते हैं, जैसे हमारा यूपीपीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम। नेक्स्ट एक कंक्लूजन देख लेते हैं। यही कंक्लूजन उठा के आपने लिख देना है, आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ मीन्स के लिए एक टिप, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली दिस, ऑब्जेक्टिविटी के आंसर्स में हमेशा दिखाओ क्या, फैक्ट्स, रीजनिंग और ह्यूमन अवेयरनेस। कोल्ड लॉजिक लिख दिया ना तो मार्क्स ठंडे हो जाएंगे एकदम। नाउ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। अब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है सिविल सर्वेंट्स का अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बायसनेस के, आइडियोलॉजी या पब्लिक प्रेशर ग्रुप के एलिगेंस के, जबकि लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ होती है। सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इंश्योर करती है क्या, कॉन्टिन्यूटी, क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस। किसमें, इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सिंपल बात, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल रहना चाहिए। अब इसे आसान शब्दों में समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ओपिनियनलेस होना नहीं है, इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ ओपिनियंस। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि पर्सनल ओपिनियंस पर डिसिप्लिन होना। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ द डे को इक्वल कमिटमेंट के साथ सर्व करना, पॉलिसीज़ को पॉलिटिकल बायसनेस के बिना इम्प्लीमेंट करना एंड पार्टी पॉलिटिक्स से प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करना। एग्जाम्पल से समझो, सोचो एक स्कूल प्रिंसिपल, उसकी पर्सनल पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकती है पर वो गवर्नमेंट एजुकेशन गाइडलाइन सिंसियरली इम्प्लीमेंट करता है। ये न्यूट्रलिटी है, एग्रीमेंट नहीं, ड्यूटी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ एवरीडे अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। पॉलिटिक्स से बाहर देखो, कॉन्सेप्ट और सिंपल हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रेफरी का मैच फेयरली जज करना, चाहे फ्रेंड्स खेल रहे हैं। जज का केस डिसाइड करना पॉपुलैरिटी के बेसिस पर नहीं, लॉ के बेसिस पर। टीचर्स का आंसर्स चेक करना बिना स्टूडेंट के बैकग्राउंड जाने, जैसा हमारे यूपीपीसीएस में होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता वो किसकी कॉपी चेक कर रहे हैं। नाउ टेक अवे क्या है, टेक अवे बहुत सिंपल है कि न्यूट्रलिटी आउटकम्स को फेयर बनाती है, जब इमोशंस हाई होते हैं तब भी। एथिक्स का मतलब क्राउड प्लीज करना बिल्कुल भी नहीं है। नाउ पब्लिक सर्विसेज में देख लेते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इंश्योर करती है क्या, रिजीम चेंजेस के बावजूद स्टेबिलिटी, फियर के बिना प्रोफेशनल एडवाइस और इंस्टीट्यूशंस पर सिटीजन ट्रस्ट। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों पर इक्वली इन्फोर्स करता है और यही हमारी नॉन पार्टीशनशिप है। दिस डायरेक्टली फिक्स योर यूपीपीसीएस GS4 एक्सपेक्टेशंस। नाउ व्हाट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज नॉट। कुछ मेजर ट्रैप्स देख लेते हैं। अब सबसे डेंजरस पार्ट, यही मार्क्स कटते हैं, तो इसको ध्यान से सुनो। अब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब इलीगल एक्शंस पर पॉलिटिकल साइलेंस नहीं होता है, ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से इंडिफरेंस नहीं है, मिनिस्टर्स के प्रति पर्सनल लॉयल्टी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, अनलॉफुल पॉलिटिकल ऑर्डर फॉलो करना, ये न्यूट्रलिटी नहीं है, ये क्या है, पार्टीशनशिप है। नाउ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। न्यूट्रलिटी क्लोज डोर्स में वीक होती है, ओपननेस में स्ट्रांग होती है। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स पॉलिटिकल सस्पिशन कम करता है और ओपन कम्युनिकेशन मिसयूज प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल से समझो, बेनिफिशियरी सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पब्लिश कर देना, ये ऑफिसर को पॉलिटिकल एलिगेशन से प्रोटेक्ट करता है।
पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, न्यूट्रल होना मतलब अनअकाउंटेबल होना नहीं है। सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल होते हैं लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए नहीं। एग्जाम्पल देखो, ऑफिसर लॉफुल डिसीजन एग्जीक्यूट करता है पर फाइल पर डिसेंट नोट रिकॉर्ड करता है, अकाउंटेबल भी है और साथ में न्यूट्रल भी है ना। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस एंड जस्टिस, न्यूट्रलिटी इंश्योर करती है पॉलिटिकल सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स का इक्वल ट्रीटमेंट, पब्लिक सर्विसेज तक फेयर एक्सेस। एग्जाम्पल देखो, म्यूनिसिपल ऑफिसर परमिट्स अप्रूव करता है रूल्स के बेसिस पर, पार्टी एफिलिएशन के बेसिस पर नहीं। और यही क्या है हमारी जस्टिस। एक हाई स्कोरिंग लाइन देख लो एग्जाम में यूज़ करने के लिए, दैट न्यूट्रलिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पाथ टू फेयरनेस एंड जस्टिस। नेक्स्ट विल डू पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड करेज ऑफ कन्विक्शन। न्यूट्रलिटी पैसिव नहीं होती, कभी कभी ये मॉरल करेज मांगती है। इलीगल पॉलिटिकल प्रेशर को नो कहना, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ पर खड़े रहना। एग्जाम्पल देखो, वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करने का प्रेशर, ट्रांसफर थ्रेट्स, ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देता है। ये करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ न्यूट्रलिटी भी है। तो यानी कि अगर आप वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करने का आपके पास प्रेशर आ रहा है, आपको ट्रांसफर थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, सो ये न्यूट्रलिटी है और साथ में करेज ऑफ कन्विक्शन भी है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस। एक लाइन याद रखो कि सिटीजन्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं और गवर्नमेंट हमारी चेंज होती है। न्यूट्रलिटी का मतलब पार्टीज़ को सर्व करना नहीं है, पीपल को सर्व करना है। सो बेसिकली न्यूट्रलिटी का मतलब पार्टीज़ को सर्व करना नहीं, पीपल को सर्व करना है। एथिक्स का इंसाइट इसमें सिंपल दिया हुआ है, विच इज़ द स्पिरिट ऑफ सर्विस न्यूट्रलिटी को एंकर करता है। नाउ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड इंटीग्रिटी, एक नेचुरल लिंक देख लेते हैं, विच इज़ अब दोनों को जोड़ो। इंटीग्रिटी इनर मॉरल अलाइनमेंट है हमारी, यानी कि आइडियोलॉजिकल बेसिस है। इंटीग्रिटी बिना न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल बेसिस हो जाएगा। एंड न्यूट्रलिटी इंश्योर करता है क्या, एक्सटर्नल प्रोफेशनल बैलेंस, यानी कि न्यूट्रलिटी के बिना इंटीग्रिटी क्या है, अपॉर्चुनिज्म है। एग्जाम्पल देखो, ऑफिसर ऑनेस्ट है पर पर्सनल बिलीव्स के कारण एक पार्टी को फेवर करता है। इंटीग्रिटी क्लेम के बावजूद न्यूट्रलिटी वॉयलेट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन सम केस स्टडीज़। यूपीपीसीएस के लिए ये गोल्ड है, ऑल्दो इतना केस स्टडी यूपीपीसीएस इज नॉट रेलिवेंट विद द केस स्टडीज़ बट यू कैन पुट इट देयर। केस स्टडीज़ में न्यूट्रलिटी आपका शील्ड बन जाती है। न्यूट्रलिटी हेल्प करती है किसमें, पॉलिटिकल प्रेशर को एथिकल ड्यूटी से सेपरेट करने में, डिसीजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन देने में और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी प्रोटेक्ट करने में। यहाँ पे एक टिपिकल केस स्टडी फ्रेमिंग दी है विच द स्टूडेंट्स कैन यूज़। स्क्रीनशॉट ले लो ना, इस लैंग्वेज से एग्जामिनर को क्लियर सिग्नल मिल जाएगा। देयर इज अ कोट ऑल्सो यू कैन यूज सिलेक्टिवली एंड वेरी इफेक्टिवली। किसने दिया है, मैक्स वीबर ने दिया है। दैट द ओनर ऑफ द सिविल सर्वेंट लाइज इन इम्पार्शियल सर्विस टू द स्टेट, नॉट लॉयल्टी टू द पॉलिटिकल पावर। नेक्स्ट हमारा आता है दैट व्हाट वीकेंस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अ रियलिस्टिक राइटिंग। न्यूट्रलिटी थियरी में स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिस में प्रेशर होता है। न्यूट्रलिटी क्या करती है, इरोड होती है ड्यू टू ट्रांसफर का फियर, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, मीडिया ट्रायल्स एंड सोशल आइडेंटिटी प्रेशर्स। ये मेंशन करना आंसर को मैच्योर बना देगा। अब आपका मॉडल कंक्लूजन देख लो। आप कंक्लूड ऐसे कर सकते हो, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यूज इट इन योर आंसर्स। नाउ देयर इज अ मेन स्टेप ऑल्सो फॉर यू। न्यूट्रलिटी आंसर्स में हमेशा दिखाओ क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी एंड प्रोफेशनल करेज। पॉलिटिकल साइलेंस मत लिख देना वहाँ पर, क्या लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी एंड प्रोफेशनल करेज। ये कीवर्ड्स जो हाईलाइट करें ना, आपको ध्यान देना है इस पर। न्यूट्रल रहना कमजोरी नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ होता है। अच्छा, अब एक बात नोटिस की है, एथिक्स में जब भी डेडिकेशन आता है ना, लोग तुरंत एक्सट्रीम सैक्रिफाइस इमेजिन कर लेते हैं कि अरे नहीं, हमें तो डेडिकेशन दिखाना है तो एक्सट्रीम सैक्रिफाइस करना है। नहीं, रात दिन काम, सिस्टम भूल जाओ, रूल साइड में रखो, ये कोई डेडिकेशन नहीं है। आज हम डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस को रियल, मैच्योर और एग्जाम सेफ तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एक मॉडल इंट्रोडक्शन से। राइट एज इट इज़ इन योर एग्जाम। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट, जिसमें सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और परसिवरेंस हो, चाहे पर्सनल डिस्कम्फर्ट या एडवर्सिटीज़ ही क्यों ना हो। सिविल सर्विसेज में डेडिकेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल कन्वीनियंस के ऊपर कलेक्टिव वेलफेयर को रखना। सिविल सर्विसेज में इसका डेडिकेशन का मतलब अब आप समझ चुके हैं, यानी कि सिंपल बात यह है कि पहले पब्लिक और बाद में पर्सनल कंफर्ट। अब व्हाट इट रियली मीन्स,
डेडिकेशन का रियल टेस्ट जो है वो क्राइसिस में होता है। डेडिकेशन होती है ऑर्डिनरी दिनों में भी वही सिंसियरिटी दिखाना, दैट यू आर शोइंग सेम सिंसियरिटी ऑन ऑर्डिनरी डेज ऑल्सो एज ऑन द क्राइसिस डेज। डेडिकेशन क्या इम्प्लाई करता है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मोमेंट्री एंथुसियाज्म नहीं, मिनिमम ड्यूटी से आगे जाने की विलिंगनेस एंड इंटरनल मोटिवेशन, ना कि रिवॉर्ड्स का वेट करना। एग्जाम्पल से समझो। सोचो एक सैनिटेशन वर्कर, फेस्टिवल हो, स्ट्राइक का प्रेशर हो, फिर भी सफाई रेगुलरली होती है। ये डेडिकेशन है, ना कोई स्पॉटलाइट ना अपलॉज, सिर्फ कंसिस्टेंसी। एवरीडे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ रिलेटेबल एंड रियल। गवर्नमेंट ऑफिस से बाहर देखो, डेडिकेशन और क्लियर हो जाती है। टीचर का बार बार एक्सप्लेन करना जब तक वीक स्टूडेंट समझ नहीं जाता, दैट इज ऑल्सो डेडिकेशन। डॉक्टर का ड्यूटी आवर्स के बाद भी पेशेंट फॉलो अप करना, दैट इज डेडिकेशन। एंड सोशल वर्कर का ग्राउंड वर्क बिना मीडिया अटेंशन के कंटिन्यू करना, दैट इज ऑल्सो डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस। एथिक्स इनसाइट क्या है? डेडिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलायबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब पब्लिक सर्विसेज में इसको देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में डेडिकेशन दिखती है सिटीजन ग्रीवांसेस के लिए रिस्पॉन्सिवनेस में, स्लो रिजल्ट के बावजूद एफर्ट कंटिन्यू करने में, एंड डिफिकल्ट पोस्टिंग्स में काम करने की विलिंगनेस दिखाने में। एग्जाम्पल देखो, एक ऑफिसर रिमोट ब्लॉक में पोस्टेड है, रोड्स खराब हैं, फैसिलिटीज़ कम है, फिर भी विलेजेस का रेगुलर विजिट करना, ये पब्लिक सर्विस के लिए क्या है? डेडिकेशन है। इट शोज डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन इज नॉट ब्लाइंड सैक्रिफाइस। जैसे हम हर टॉपिक में ट्रैप्स करते हैं, इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलत लिखते हैं। डेडिकेशन का मतलब एफिशिएंसी के बिना ओवरवर्क नहीं है। आपको एफिशिएंसी पे फोकस करना है, ओवरवर्क पे फोकस नहीं करना है। रूल्स और प्रोसीजर्स को इग्नोर करना नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी के बिना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, और हार्डशिप का पर्सनल ग्लोरिफिकेशन नहीं है। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। किसी को हेल्प करने के नाम पर रूल्स तोड़ देना, ये डेडिकेशन नहीं है। फेयरनेस और लीगैलिटी का यहाँ पर इरोजन हो जाता है। नाउ डेडिकेशन एंड इंटीग्रिटी के साथ इसको देखते हैं ज़रा। दैट्स अ नेचुरल बॉन्ड। अब एक परफेक्ट पेयरिंग समझो। डेडिकेशन हमें क्या करता है? एनर्जी देती है, और इंटीग्रिटी हमें डायरेक्शन देता है। डेडिकेशन बिना इंटीग्रिटी मिसप्लेस्ड एफर्ट है, और इंटीग्रिटी विदाउट डेडिकेशन मॉरल इंटेंशन विदाउट एक्शन है, यानी कि मॉरल इंटेंशन एक्शन नहीं। एग्जाम्पल से समझो। गवर्नमेंट ऑफिसर जो काम अवॉइड करता है वो डेडिकेशन नहीं है। हार्ड वर्किंग ऑफिसर जो रूल्स बेंड करता है वो इंटीग्रिटी नहीं है। सिविल सर्विसेज को दोनों चाहिए। ना डेडिकेशन एंड द स्पिरिट टू सर्विस, दैट्स अ कोर लिंक। डिफरेंस याद रखो। स्पिरिट ऑफ सर्विस, वाई यू सर्व, एंड डेडिकेशन मतलब हाउ कंसिस्टेंटली यू सर्व। एग्जाम्पल देखो, पब्लिक क्रिटिसिज्म के बावजूद वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट करते रहना, ये सर्विस स्पिरिट से निकली है, डेडिकेशन है। डेडिकेशन एंड परसेवरेंस, एथिक्स एंगल। डेडिकेशन एक डिसीजन से प्रूव नहीं होती, टाइम के साथ प्रूव होती है। चैलेंजेस, डिलेज, रिसोर्स शॉर्टेजेस एंड पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल देखो, लो पार्टिसिपेशन के बावजूद लिटरेसी ड्राइव कंटिन्यू करना, ये परसेवरेंस ड्रिवन डेडिकेशन है। नेक्स्ट हमारा आता है डेडिकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस नीडेड। ट्रू डेडिकेशन जो है वो इमोशनल नहीं रैशनल होती है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बर्नआउट प्रिवेंट करता है। डेटा ड्रिवन प्रायोरिटी बेटर आउटकम्स देता है। एग्जाम्पल, हेल्थ ऑफिसर रिसोर्सेज एलोकेट करता है डिसीज डेटा के बेसिस पर, इमोशनल अपील्स के बेस पर नहीं। ये ऑब्जेक्टिविटी डेडिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव डेडिकेशन है। केस स्टडीज़ में डेडिकेशन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जस्टिफिकेशन बन सकता है। डेडिकेशन हेल्प करती है ऑब्स्टिकल्स के बावजूद सस्टेन्ड एफर्ट दिखाने में, प्रोएक्टिव सिटीजन सेंट्रिक एक्शन एक्सप्लेन करने में, कंपैशन और रूल्स के बीच बैलेंस बनाने में। केस स्टडी रेडी लाइन हमने आपको दी है, इस लाइन से आंसर आपका मेच्योर दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। और नेक्स्ट हमारा आता है डेडिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। डेडिकेशन अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। डेडिकेटेड ऑफिसर्स आउटकम ओन करते हैं, ब्लेम शिफ्टिंग अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल देखो, प्रोजेक्ट डिले एक्सेप्ट करना और करेक्टिव स्टेप्स लेना, ये अकाउंटेबल डेडिकेशन है। नाउ विल डू अ कोट, ऑप्शनल है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लिख देना। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। क्या कहा है? दैट द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यूज व्हेन स्पेस परमिट, स्पेस हो तो यूज़ करो वरना स्किप कर दो, नो कंपल्शन। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट वीकेंड्स आर डेडिकेशन, रियलिस्टिक आंसर। डेडिकेशन थ्योरी में स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिस में प्रेशर आता है। डेडिकेशन वीक होता है, फटीग एंड बर्नआउट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड ट्रांसफ़र का फियर। ये लिखने से आपका आंसर रियलिस्टिक लगता है। देन मॉडल कंक्लूजन देखो, आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो? ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। और एक मेन स्टेप, लास्ट बात याद रखो कि डेडिकेशन आंसर्स में कंसिस्टेंसी दिखाओ और हीरोइज्म मत दिखाओ। डेडिकेशन मतलब शो ऑफ नहीं है, रोज़ के सिंसियर काम को हम क्या कहते हैं? डेडिकेशन कहते हैं। अब हम एथिक्स के उस वैल्यू पर आ गए हैं जहाँ दिल का रोल भी है और दिमाग का रोल भी है।
इस वैल्यू का नाम है एम्पैथी, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी और कंपैशन को ध्यान से सुनना, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं ना। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझना और शेयर करना बिना ऑब्जेक्टिविटी लूज़ किए। ये नहीं है कि आप दूसरे की प्रॉब्लम समझ रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिविटी लूज़ कर दोगे, वो नहीं करना है। पब्लिक सर्विस में एम्पैथी का रूल क्या होता है? उसका रोल होता है ह्यूमेन और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को अनेबल करना, सिंपल शब्दों में समझना भी और फेयर भी रहना। एम्पैथी, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग बिफोर जजिंग, जज करने से पहले समझना। एम्पैथी इन्वॉल्व करती है क्या? पर्सपेक्टिव टेकिंग, इमोशनल अवेयरनेस और दूसरों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस के प्रति सेंसिटिविटी। एक और बहुत क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, एथिक्स का एम्पैथी का मतलब एग्रीमेंट नहीं होता। दिस डज नॉट मीन एग्रीमेंट, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। एग्जाम्पल से समझो। सोचो एक टीचर, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खराब है, आसानी से बोल सकते थे कि लेजी है, पर टीचर रियलाइज़ करता है कि फैमिली स्ट्रेस है, एनवायरनमेंट टफ है और पनिशमेंट की बजाय वो सपोर्ट करता है। तो ये क्या है कि एम्पैथी है। जब आप दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हो उसे हम एम्पैथी कहते हैं, लेकिन बिना ऑब्जेक्टिविटी लूज़ किए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एवरीडे लाइफ के। एम्पैथी ज़्यादातर शोर नहीं मचाती, बस क्वाइटली काम करती रहती है। जैसे कि एल्डरली पर्सन की बात बार बार पेशेंटली सुनना, डोमेस्टिक वर्कर का लेट होने पर गुस्सा नहीं, रीज़न समझना, और शॉपकीपर का हार्डशिप में डिलेड पेमेंट अलाउ करना। एथिक्स इनसाइड, एम्पैथी रिलेशनशिप को ह्यूमनाइज करती है बिना डिसिप्लिन को वीक किए। एम्पैथी इन पब्लिक सर्विस, अब पब्लिक सर्विस में देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पैथी दिखती है किस किस चीज़ में? सिटीजन फ्रेंडली ग्रीवांस हैंडलिंग में, लॉ एनफोर्समेंट में, सेंसिटिविटी में एंड पीपल सेंट्रिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। एग्जाम्पल देखो, एक रेवेन्यू ऑफिसर, इलिटरेट फार्मर आया है, लैंड रिकॉर्ड समझ नहीं पा रहा। ऑफिसर क्या करता है? पेशेंटली एक्सप्लेन करता है, उसे डिसमिस नहीं करता। ये एम्पैथेटिक गवर्नेंस है कि कोई आपके पास आया और आप उसको प्यार से समझा रहे हैं और आप जो है क्या कहते हैं, उसे डिसमिस नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ एम्पैथी। अब सवाल आता है कि एम्पैथी क्या नहीं है? फ्यू ट्रैप्स। अब थोड़ा अलर्ट हो जाओ, यहाँ पे आप स्लिप करते हो ना। इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट एम्पैथी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, दैट इज़ नॉट एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरों को सिर्फ समझना बिना ऑब्जेक्टिविटी लूज़ किए ना। रूल्स का डाइल्यूशन नहीं, फेवरेटिज्म नहीं, ऑब्जेक्टिविटी का लॉस नहीं। एग्जाम्पल देखो कि किसी पर सिंपैथी के चक्कर में आर्बिट्रेरली पेनल्टी वेव कर देना, ये एम्पैथी नहीं होता, ये इमोशनल बायसनेस होता है। यू कैन नॉट वेव द पेनल्टीज ना, आप पेनल्टीज माफ़ नहीं कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एम्पैथी एंड ऑब्जेक्टिविटी। हम कह रहे हैं ना एम्पैथी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी बिना लूज किए। सो एक एथिकल बैलेंस देखते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस याद रखो। एम्पैथी पूछती है लोग क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट पीपल फील। और ऑब्जेक्टिविटी पूछती है कि क्या किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसी से आपको डिफरेंस याद रहेगा। नाउ एक हाई स्कोरिंग लाइन भी दी है हमने, विच इज़ एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव देखो हर जगह आ रहा है बार बार, तो ध्यान देना है इस पर। ये लाइन आंसर को क्लासी बना देगी, आपको मेच्योर दिखाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है एम्पैथी एंड इम्पार्शियलिटी। एम्पैथी और इम्पार्शियलिटी अपोज नहीं करती, कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। ये नहीं है कि आप किसी के लिए एम्पैथेटिक हो तो आप इम्पार्शियल नहीं हो, आप जो है क्या कहते हैं इम्पार्शियल भी रह सकते हो साथ में। एम्पैथी मतलब अनइक्वल सफरिंग को समझने में हेल्प करना, ठीक है, यानी कि इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द अनइक्वल सफरिंग। और इम्पार्शियलिटी क्या इंश्योर करती है? फेयर एक्शन। एग्जाम्पल, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को स्पेशल असिस्टेंस देना, ये एम्पैथेटिक भी है और इम्पार्शियल भी, बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है। केस स्टडीज़ में क्या करेंगे? केस स्टडीज़ में एम्पैथी आपका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वर बन सकता है। एम्पैथी हेल्प करती है स्टेक होल्डर्स के इमोशंस आइडेंटिफाई करने में, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन रोकने में और ह्यूमन सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करने में। एक लाइन दी हुई है, आप रेडी टू मेड है, डायरेक्टली लिखो, सिंपल सेफ हाई स्कोरिंग। देन एक मॉडल कंक्लूजन देख लेते हैं। आप कंक्लूड कैसे करोगे? ऐसे करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। सो एम्पैथी सॉफ्ट नहीं है, स्मार्ट गवर्नेंस का कोर होता है। नाउ कम्स कंपैशन। एम्पैथी एंड कंपैशन गोज हैंड इन हैंड, साथ में चलता है। सबसे पहले इसका मॉडल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंपैशन का मतलब होता है दूसरों के सफरिंग को कम करने की मॉरल अर्ज। एम्पैथी में तो आप दूसरे की सफरिंग समझते हो, इसमें आप उनकी सफरिंग को कम करने की जो मॉरल अर्ज है, जो प्रोएक्टिव और एथिकल एक्शन के थ्रू दिखती है, दैट इज कंपैशन। नीचे एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। पब्लिक सर्विस में कंपैशन का रोल होता है अंडरस्टैंडिंग को मीनिंगफुल असिस्टेंस में कन्वर्ट करना, सिंपल शब्दों में महसूस करना और मदद तक पहुंचना। ना हाउ इट डिफर्स फ्रॉम एम्पैथी, एम्पैथी से कैसे अलग है, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आती है। एम्पैथी का मतलब होता है फीलिंग विद पीपल और कंपैशन का मतलब होता है एक्टिंग फॉर पीपल। कंपैशन इन्वॉल्व करती है कंसर्न फॉर सफरिंग, हेल्प करने की विलिंगनेस
और रूल्स के अंदर एथिकल एक्शन। एग्जाम्पल से समझो, सोचो कोई भूखा है, सिर्फ ये समझना कि हाँ उसे भूख लगी है, ये क्या है, ये एम्पैथी है। अंडरस्टैंडिंग समवन इज हंग्री इज एम्पैथी। लेकिन खाना अरेंज करना और हेल्प ऑर्गेनाइज करना, बट अरेंजिंग फूड फॉर देम, व्हाट इज इट, दिस इज कंपैशन। यानी कि किसी को भूख लगी है ये समझना एम्पैथी है, और उसके लिए खाना अरेंज करना और हेल्प ऑर्गेनाइज करना, दैट इज कंपैशन। अब रोज़मर्रा की लाइफ में देख लेते हैं, इन एवरीडे लाइफ कंपैशन के लिए अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, इंटेंट काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, तेज़ गर्मी में डिलीवरी वर्कर को पानी देना, लॉस्ट चाइल्ड को पेरेंट्स तक पहुंचा देना, बीमार कुलीग को सपोर्ट कर देना। व्हाट इज एथिक्स इनसाइड? कंपैशन एम्पैथी को एक्शन में कन्वर्ट करता है। नाउ कंपैशन इन पब्लिक सर्विस। एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैशन दिखती है वेलफेयर ओरिएंटेड डिसीजंस में, क्राइसिस के टाइम सेंसिटिविटी में, और इंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स में। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। एक मजिस्ट्रेट एविक्शन ऑर्डर्स इन्फोर्स करने वाला है, एक्सट्रीम वेदर है, वो पहले शेल्टर इंश्योर करता है, फूड अरेंज करता है, फिर लीगल प्रोसेस फॉलो करता है। ये क्या है? ये कंपैशनेट गवर्नेंस है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैप्स देख लेते हैं। अब थोड़ा अलर्ट हो जाओ, यहीं पर इमोशनल हो जाते हो आप लोग। इसका मतलब इमोशनल जनरॉसिटी नहीं है, लॉ वायलेशन नहीं है, सिलेक्टिव काइंडनेस नहीं है, एंड अकाउंटेबिलिटी को वीक करना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिफाइंग एग्जाम्पल देखो, सिंपैथी के नाम पर करप्शन चार्जेस इग्नोर कर देना, ये करप्शन नहीं है, क्या है? इनजस्टिस है। नाउ विल डू कंपैशन एंड इंटीग्रिटी। कंपैशन और एम्पैथी हमने देखा, नाउ विल सी कंपैशन एंड इंटीग्रिटी। कंपैशन को डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन कौन देता है? वो डायरेक्शन देता है हमें इंटीग्रिटी। कंपैशन बिना इंटीग्रिटी के फेवरेटिज्म दिखाता है, और इंटीग्रिटी बिना कंपैशन के इनसेंसिटिविटी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू नीडी की हेल्प करना, ये क्या है? ये कंपैशनेट इंटीग्रिटी है। नाउ कंपैशन एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन को एनर्जी कौन देता है? कंपैशन देता है। देखो ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि इंटरलिंक कैसे करना है हर टॉपिक को। अदरवाइज आपको तो दिया है कि कंपैशन का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में क्या है, डेली के एग्जाम्पल्स दिए हैं और पब्लिक सर्विस के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। बट ये इंटरलिंकिंग इसलिए दिया है बिकॉज जनरली क्या होता है कि इन कीवर्ड्स में आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि समझ तो आ गया डेफिनेशन क्या है कंपैशन की, बट कंपैशन और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है, कंपैशन और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एपिडेमिक के टाइम हेल्थ वर्कर्स का सर्विस कंटिन्यू करना रिस्क के बावजूद, ये कंपैशन ड्रिवन डेडिकेशन है। क्या है? कंपैशन ड्रिवन डेडिकेशन। केस स्टडीज़ में देख लेते हैं। केस स्टडीज़ में कंपैशन आंसर को ह्यूमन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। कैसे कंपैशन हेल्प करता है? डिसीजंस के ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेज एड्रेस करने में, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करने में, और सोशल एलिनेशन प्रिवेंट करने में। केस स्टडी की रेडी लाइन आपको दिया, एज इट इज़ यूज़ करो, शॉर्ट, सेफ, आंसर फ्रेंडली। देन एक मॉडल कंक्लूजन देखते हैं। आप कंक्लूड ऐसे कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। कंपैशन इंश्योर्स दैट गवर्नेंस रिमेन सेंसिटिव टू ह्यूमन सफरिंग। कंपैशन जो है ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नेंस है वो सेंसिटिव हो, किसके लिए? ह्यूमन सर्विसेज के लिए, ह्यूमन सफरिंग के लिए, वाइल अपहोल्डिंग जस्टिस, लीगैलिटी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स फाइनल टिप क्या है? फाइनल टिप यही है कि इस ट्रायंगल को कभी मत भूलना। पहला क्या है? एम्पैथी, यानी कि समझने के लिए, कंपैशन मदद करने के लिए, और ऑब्जेक्टिविटी डिसीजन लेने के लिए। ये ट्रायंगल मार्क्स भी देता है और एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमन भी बनाता है। सिविल सर्विसेज में ये वैल्यू सिर्फ अच्छी नहीं, असेंशियल है। इसका नाम क्या है? टॉलरेंस, और ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू है। मॉडल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है डिफरेंट व्यूज़, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के साथ रिस्पेक्ट के साथ को एग्जिस्ट करना, बिना प्रेजुडिस या फिर हॉस्टिलिटी के, विदाउट प्रेजुडिस एंड हॉस्टिलिटी। पब्लिक सर्विस में टॉलरेंस का रोल होता है सोशल हार्मनी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को सस्टेन करना। सिंपल बात, सब एक जैसे नहीं होंगे और सिस्टम को फिर भी चलना होगा। सो व्हाट इट ट्रूली मीन्स, टॉलरेंस को गलत समझना बहुत ईजी है, इसलिए पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि टॉलरेंस जो है वो रेस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट है, साइलेंस विद डिस्कम्फर्ट नहीं। टॉलरेंस रिफ्लेक्ट करता है क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, डिसएग्रीमेंट के साथ पेशेंस, एंड रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म के लिए रिस्पेक्ट। एक गोल्डन लाइन याद रखो, द टॉलरेंस डज नॉट रिक्वायर एग्रीमेंट, ओनली रिस्पेक्ट। दिस इज अ गोल्डन लाइन। अब एक एग्जाम्पल से समझो इसको। सोचो ग्रुप डिस्कशन हो रही है, कोई ओपिनियन आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। आप रिएक्ट कर सकते थे, आर्ग्यू कर सकते थे, मॉक कर सकते थे, डिसमिस कर सकते थे, पर आपने क्या किया? आपने कामली, शांति से उसको सुना, डिफेंसिवली रिएक्ट नहीं किया। यही क्या है? यही टॉलरेंस है, इट शोज टॉलरेंस। अब एवरीडे लाइफ में देख लेते हैं। टॉलरेंस रोज़ की लाइफ में छोटे छोटे एडजस्टमेंट से दिखता है, जैसे कि रूममेट के डिफरेंट लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ आप एडजस्ट करते हो, शेयर्ड टेबल पर दूसरों के डाइटरी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना, नेबरहुड में कल्चरल डिफरेंसेस एक्सेप्ट करना।
व्हाट इज़ द एथिक्स इनसाइड? टॉलरेंस कॉन्फ्लिक्ट्स को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। इन पब्लिक सर्विसेज देख लेते हैं, विच इज़ द यूपीपीसीएस का कोर एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन में टॉलरेंस दिखती है प्रोटेस्ट और डिसेंट के रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग में, कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी के प्रति सेंसिटिविटी में, एंड बैलेंस लॉ एनफोर्समेंट में। एग्जाम्पल देखो, एक मजिस्ट्रेट पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ करता है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करता है, ना सप्रेशन ना सरेंडर, टॉलरेंट गवर्नेंस। अब ये क्या नहीं है, अब अलर्ट हो जाओ। यहीं पर टॉलरेंस को वीकनेस बना दिया जाता है। टॉलरेंस का मतलब इलीगैलिटी एक्सेप्ट करना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मॉरल रिलेटिविज्म नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, हेट स्पीच को टॉलरेंस के नाम पर अलाउ कर देना, ये टॉलरेंस नहीं, एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी है। सो अलाउइंग हेट स्पीच इन द नेम ऑफ टॉलरेंस इज एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी एंड नॉट टॉलरेंस। नेक्स्ट हमारा आता है टॉलरेंस एंड इम्पार्शियलिटी। टॉलरेंस और इम्पार्शियलिटी को साथ में समझो। टॉलरेंस मतलब डाइवर्सिटी मैनेज करना और इम्पार्शियलिटी मतलब फेयरनेस को इंश्योर करना। टॉलरेंस बिना इम्पार्शियलिटी क्या है, सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस है, और ये रिजिड एनफोर्समेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल प्रैक्टिसेस का रिस्पेक्ट करना पर लॉ सब पर सेम अप्लाई करना, ये टॉलरेंट इम्पार्शियलिटी है। टॉलरेंस और एम्पैथी। टॉलरेंस को डेप्थ कौन देता है? टॉलरेंस को डेप्थ देती है हमारी एम्पैथी। एग्जाम्पल, कुछ कम्युनिटीज़ अथॉरिटी से डरते हैं, इस बैकग्राउंड को समझना, पेशेंस से एक्ट करना, ये एस्केलेशन प्रिवेंट करता है। नाउ केस स्टडीज़ में टॉलरेंस आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टूल बन जाता है। टॉलरेंस हेल्प करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को डी एस्केलेट करने में, डाइवर्सिटी को सेंसिटिवली हैंडल करने में, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ प्रोटेक्ट करने में। एकदम रेडी टू मेड लाइन आपको दी है, बैलेंस्ड, क्लियर और हाई स्कोरिंग। कोट ऑप्शनल है, स्पेस हो तो यूज़ करो वरना स्किप कर दो, नो फोर्स। इनटॉलरेंस इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ वॉयलेंस। मॉडल कंक्लूजन भी दिया है, आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो? आप कंक्लूड ऐसे कर सकते हो, टॉलरेंस कमज़ोरी नहीं है, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। नाउ नेक्स्ट हमारी आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। सोचो अगर लोग सिविल सर्वेंट्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना ही बंद कर दें तो गवर्नेंस का क्या होगा? सिस्टम रुक जाएगा। और इसीलिए आज की वैल्यू क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है पब्लिक ऑफिशियल्स के पास जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड होती है उसको एथिकली सेफगार्ड करना। सिविल सर्विसेज में कॉन्फिडेंशियलिटी का काम होता है ट्रस्ट, सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को प्रिजर्व करना। सिंपल शब्दों में, लोग तभी सच बताएंगे जब उन्हें भरोसा होगा कि आप इसे मिसयूज़ नहीं करोगे। व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हर चीज़ छुपा लेना नहीं होता। इसका कोर है एथिकल रेस्ट्रेंट इन इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व करती है प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबल यूज़, कंट्रोल्ड डिस्क्लोजर, प्रिवेसी और पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन। मतलब इन्फॉर्मेशन होना पावर है, पर उस पावर पर कंट्रोल होना एथिक्स है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपका जो फ्रेंड है वो अपनी पर्सनल स्ट्रगल आपसे शेयर करता है। आप कैजुअली किसी और को बता सकते थे पर आप नहीं बताते, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है, सिंपल, स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट। एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ गवर्नमेंट फाइल्स तक लिमिटेड नहीं होती है। एग्जाम से पहले क्वेश्चन सिक्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी है। प्राइवेट मैसेजेस या डॉक्यूमेंट्स बिना परमिशन फॉरवर्ड ना करना, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्फिडेंशियलिटी। और किसी के मेडिकल या फाइनेंशियल डिटेल्स रिस्पेक्ट करना, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या बनता है? इससे बनता है हमारा ट्रस्ट, और ट्रस्ट ही रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशंस का क्या होता है? फ्यूल। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी इन पब्लिक सर्विसेज, यूपीपीसीएस का फोकस यहीं पर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी दिखती है किस चीज़ में? सेंसिटिव रिकॉर्ड्स की प्रोटेक्शन में, इंटेलिजेंस और पर्सनल डेटा की एथिकल हैंडलिंग में, और मीडिया के साथ केयरफुल कम्युनिकेशन में। एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑफिसर करप्शन केस हैंडल कर रहा है, विसल ब्लोअर इन्वॉल्व है। ऑफिसर जो क्या करता है, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है और केस को लॉफुली एड्रेस करता है। यही हमारी एथिकल कॉन्फिडेंशियलिटी है, व्हाट इट इज़ नॉट। अब यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ओवर डिफेंड सीक्रेसी। यू डोंट हैव टू ओवर डिफेंड सीक्रेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ब्लैंकेट सीक्रेसी नहीं है, रॉन्ग डूइंग छुपाना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी डिनाई करना नहीं है, और पर्सनल डिस्क्रिशन को पब्लिक इंटरेस्ट से ऊपर रखना भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ रिस्क की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर सप्रेस कर देना, ये एथिकल बिल्कुल भी नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यूपीपीसीएस को हमेशा बैलेंस चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्या करता है? वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, और कॉन्फिडेंशियलिटी सेंसिटिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। हाई स्कोरिंग लाइन है, इसको डायरेक्टली अपने आंसर में लिखना है। इस लाइन को लिखने से आंसर आपका इंस्टेंटली मैच्योर हो जाएगा। दैट एथिकल गवर्नेंस लाइंस इन नोइंग व्हाट टू डिस्क्लोज एंड व्हाट टू प्रोटेक्ट। एथिकल गवर्नेंस किस चीज़ में है कि आपको पता है कि क्या डिस्क्लोज करना है और क्या चीज़ आपको प्रोटेक्ट करनी है।
नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियल होने का मतलब आंसरेबल ना होना नहीं होता। इंटरनल इंक्वायरी के डिटेल्स जो है कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, पर फाइनल आउटकम क्या होता है, पब्लिक हो जाता है। ये बैलेंस्ड एथिक्स है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब दोनों को जोड़ के देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी बिना इंटीग्रिटी मतलब कवर अप्स, और इंटीग्रिटी बिना कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब रेकलेस डिस्क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल, कैबिनेट डिस्कशंस लीक करने का प्रेशर आता है, ऑफिसर मना कर देता है, ये इंटीग्रिटी बेस्ड कॉन्फिडेंशियलिटी है। केस स्टडीज़ देख लेते हैं। केस स्टडीज़ में कॉन्फिडेंशियलिटी आपका प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी हेल्प करती है सोर्सेज प्रोटेक्ट करने में, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट मेंटेन करने में, और पैनिक या मिसयूज़ प्रिवेंट करने में। केस स्टडी की एकदम रेडी लाइन है, सेफ बैलेंस हाई स्कोरिंग। आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ कोट ऑप्शनल है, शार्प है, पैराफ्रेज कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है। ट्रस्ट इज बिल्ट व्हेन कॉन्फिडेंशियलिटी इज रिस्पेक्टेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स प्रिंसिपल। मॉडल कंक्लूजन देखो, आप कैसे कंक्लूड करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके अलावा एक टिप देखो, व्हाट इज़ द टिप? टिप है कि टॉलरेंस पीपल को मैनेज करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करती है, और दोनों ट्रस्ट प्रोटेक्ट करती हैं, बोथ प्रोटेक्ट ट्रस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है पब्लिक ऑफिशियल्स का अपने डिसीजन और एक्शंस को एक्सप्लेन, जस्टिफाई करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी का काम होता है आंसरेबिलिटी इंश्योर करना। सिंपल बात, पावर के साथ एक्सप्लेनेशन आनी ही चाहिए। नाउ व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ काम कर देना नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी होता है ओइंग आउटकम्स। इसका मतलब होता है डिसीजंस के लिए आंसरेबल होना, कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस, और रीजनिंग में ट्रांसपेरेंसी। रिजल्ट आया, अब एक्सक्यूज़ नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, सोचो एक ग्रुप इवेंट फेल हो गया, लीडर टीम को ब्लेम कर सकता था, एक्सक्यूजेस दे सकता था, पर वो बोलता है कि प्लानिंग मेरी कमज़ोर थी। तो क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी है। कुछ एवरीडे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी ही चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स का लो मार्क्स प्रिपरेशन की कमी एक्सेप्ट करता है, मैनेजर का मिस्टेक्स करेक्ट करना, हाइड नहीं करना, और शॉपकीपर का डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिफंड करना बिना बहाने दिए। नाउ व्हाट इज़ द एथिक्स इनसाइड? अकाउंटेबिलिटी फेलियर के बाद भी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। नाउ अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी दिखती है डिसीजंस के जस्टिफिकेशन में, ऑडिट और रिव्यू के लिए रिस्पॉन्सिवनेस में, और एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स के एक्सेप्टेंस में। एग्जाम्पल से समझो, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेलफेयर स्कीम डिले हो गई, पब्लिकली एक्सेप्ट करता है, करेक्टिव स्टेप्स अनाउंस करता है। ये क्या है, ये अकाउंटेबल गवर्नेंस है। अब क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है? व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ट्रैप्स? थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, यहीं पर आंसर्स वीक हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ पनिशमेंट का डर नहीं, ब्लेम शिफ्टिंग नहीं, एक्सेसिव पेपर वर्क नहीं, और डिसीजंस अवॉइड करना नहीं। नाउ एग्जाम्पल से समझो कि फाइल्स को एंडलेसली घुमाना ताकि कोई जिम्मेदारी ना आए, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी? दोनों का साथ लिखना बहुत स्कोरिंग होता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब अकाउंटेबिलिटी एनेबल करती है, अकाउंटेबिलिटी क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी को मीनिंग देती है। ट्रांसपेरेंसी शोज व्हाट वाज डन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्सप्लेन्स व्हाई इट वाज डन। अकाउंटेबिलिटी बताती है कि क्यों हुआ था, और ट्रांसपेरेंसी बताती है कि क्या हुआ था। ट्रांसपेरेंसी से आपको पता लगता है कि ये चीज़ हुई थी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बताती है कि हमने ये चीज़ क्यों करी। तो दोनों को हमें साथ में यूज़ करना है। इस लाइन से एग्जामिनर जो है क्या कहते हैं, समझ जाएगा कि आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, मेच्योर है। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, अकाउंटेबिलिटी बिना इंटीग्रिटी सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन रह जाता है, और इंटीग्रिटी बिना अकाउंटेबिलिटी मॉरल इंटेंट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर ऑनेस्ट है पर पब्लिक क्वेरीज का जवाब नहीं देता, ये अकाउंटेबल इंटीग्रिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑनेस्ट हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं पब्लिक क्वेरीज को आंसर नहीं करोगे। केस स्टडीज़ देख लेते हैं। केस स्टडीज़ में अकाउंटेबिलिटी आपको मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटर दिखाती है। अकाउंटेबिलिटी हेल्प करती है एडवर्स आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, रीज़न जस्टिफिकेशन देने में, एंड करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करने में। ये लाइन आप एज इट इज़ यूज़ करो, बैलेंस, प्रैक्टिकल और हाई स्कोरिंग है। देन कोट, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स बाय महात्मा गांधी। पब्लिक ड्यूटी के साथ अकाउंटेबिलिटी लिंक करनी हो तो ये एक यूजफुल कोट है। नाउ मॉडल कंक्लूजन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप यूज़ कर सकते हो एज इट इज़। अकाउंटेबिलिटी मतलब डर नहीं होता, जिम्मेदारी लेना होता है। सो व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी हमने ऊपर देखा कि अकाउंटेबिलिटी बताता है कि कैसे चीज़ हुई है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी क्या बताता है, क्या हुआ है, उसको डिटेल में देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है गवर्नेंस में ओपननेस और इन्फॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी, जिससे कि क्या है, सिटीजन्स डिसीजन को समझ सकें, इवैल्यूएट कर सकें और पब्लिक ट्रस्ट डिसीजन मेकिंग और सिस्टम पर ट्रस्ट कर सकें। सिंपल शब्दों में जब काम दिखता है तो भरोसा बनता है। वॉट इट एक्चुअली मीन्स, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आती है। ट्रांसपेरेंसी इज ओपननेस बाय डिज़ाइन, नॉट एक्सपोजर बाय कंपल्शन। ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व करती है क्लियर प्रोसीजर, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन। मतलब आरटीआई आने से पहले ही चीज़ों का क्लियर होना, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक टीचर एग्जाम से पहले इवैल्यूएशन क्राइटेरिया शेयर कर देता है, मार्किंग स्कीम क्लियर होती है, रिजल्ट के बाद सस्पिशन नहीं होता, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। ये क्या है, ये है ट्रांसपेरेंसी। नाउ ट्रांसपेरेंसी इन एवरीडे लाइफ, देखते हैं ज़रा कुछ एग्जांपल्स। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में नहीं होती, डेली लाइफ में भी होती है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से पहले टर्म्स क्लियरली बताना, ग्रुप डिसीजन में रीज़न ओपनली शेयर करना और फैमिली में एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखना। एथिक्स इनसाइट, ट्रांसपेरेंसी का एक डायरेक्ट बेनिफिट होता है सस्पिशन खत्म, कॉन्फ्लिक्ट कम। ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सर्विस, यूपीपीसीएस का कोर एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी दिखती है ओपन टेंडर प्रोसेस में, क्राइटेरिया का पब्लिक डिस्क्लोजर और रीजन ऑर्डर्स और डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, बेनिफिशियरी सिलेक्शन के लिस्ट अपलोड कर दी जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। इससे क्या होता है, इससे एलिगेशंस कम होते हैं और ट्रस्ट क्या हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है ज़्यादा। व्हाट ट्रांसपेरेंसी इन नॉट क्रिटिकल ट्रैप्स। अब थोड़ा अलर्ट हो जाओ, यहाँ स्टूडेंट्स ओवरडू कर देते हैं। इसका मतलब रेकलेस डिस्क्लोजर नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी का वायलेशन नहीं, मीडिया सेंसिटेशनिज्म नहीं और बिना कॉन्टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सेंसिटिव सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लीक कर देना, ये क्या है, ये अनएथिकल है। ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, एथिकल बैलेंस। यूपीपीसीएस को ये बैलेंस बहुत पसंद है। ट्रांसपेरेंसी पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी सेंसिटिव इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम रेडी लाइन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस एक लाइन से आंसर पॉलिश लगता है। नाउ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टली फेयरनेस को स्ट्रेंथन करती है, इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, आर्बिट्रेरीनेस में रिडक्शन, ये सब हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेरिटोक्रेसी बिल्ड करती है, सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़ाते हैं, फेयरनेस यहीं से आती है। ट्रांसपेरेंसी इन केस स्टडीज़ में ट्रांसपेरेंसी आपका डिफेंस बन जाती है। ट्रांसपेरेंसी हेल्प करती है एलिगेशन प्रिवेंट करने में, डिसीजंस जस्टिफाई करने में एंड पब्लिक ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। रेडीमेड लाइन दी गई है, यूज़ करो, सिंपल सेफर स्कोरिंग। व्हाट वीकेंस ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी वीक होती है जब एक्सेसिव डिस्क्रिशन हो, फियर ऑफ स्क्रूटनी हो और कम्युनिकेशन पुअर हो। ये लाइन लिखने से आंसर रियलिस्टिक लगता है। मॉडल कंक्लूजन दिया है, आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। एंड व्हाट इज़ द फाइनल टिप, याद रखो कि ट्रांसपेरेंसी फैक्ट सिखाती है, अकाउंटेबिलिटी एक्शन समझाती है। दोनों को साथ लिखो, मार्क्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब लीक नहीं है, सिस्टम को क्लियर बनाना है। नेक्स्ट हमारा आता है फाउंडेशनल वैल्यूज़ बाय ARC विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। अब तक हम वैल्यूज़ पढ़ रहे थे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, न्यूट्रलिटी। पर आज एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे कि इन वैल्यूज़ का सोर्स क्या है, इन्हें फाउंडेशनल बनाया किसने। आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने। सो लेट्स डू फाउंडेशनल वैल्यूज़ बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। मॉडल इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ARC ने फाउंडेशनल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई इसलिए किया ताकि सिविल सर्विसेज एथिकल, सिटीजन सेंट्रिक और कॉन्स्टिट्यूशनली ग्राउंडेड बनी रहें। ये वैल्यूज़ डिफाइन करती हैं कि डेमोक्रेसी में पावर का यूज़ कैसे होना चाहिए। सिंपल बात, पावर मिलेगी पर कैसे यूज़ करनी है, ये हमें ARC बताता है। वाई ARC ऑन फाउंडेशनल वैल्यूज़, ARC ने एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोला कि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रूल्स नहीं थे, प्रॉब्लम ये थी कि वैल्यूज़ वीक हो रही थी। ARC ने ऑब्जर्व किया क्या कि लॉ एग्जिस्ट करते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन फेल हो रहा है, इंस्टीट्यूशन चल रहे थे पर ट्रस्ट गिर रहा था, अथॉरिटी थी पर लेजिटिमेसी इरोड हो रही थी। व्हाट इज़ द कोर इनसाइट, यही कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी विदाउट एथिकल वैल्यूज़ प्रोड्यूसेस गवर्नेंस विदाउट पब्लिक ट्रस्ट। इसीलिए एथिक्स सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और इसीलिए ARC डायरेक्टली पेपर 4 में टेस्ट होता है। नाउ ARC's अप्रोच टू फाउंडेशनल वैल्यूज़, ARC ने वैल्यूज़ को कैसे ट्रीट किया, बिल्कुल क्लियरली। ARC ने वैल्यूज़ को
मॉरल सरमॉन्स नहीं माना, सिर्फ पर्सनल वर्च्यूज़ नहीं माना, उसने वैल्यूज़ को क्या माना, इंस्टीट्यूशनल नेसेसिटीज़, गवर्नेंस के ऑपरेशनल टूल्स और पब्लिक ट्रस्ट की फाउंडेशन। इसीलिए ये वैल्यूज़ एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज़ के अंदर आती है। कुछ कोर वैल्यूज़ देख लेते हैं विच इज़ एम्फेसाइज्ड बाय एआरसी। एआरसी ने वैल्यूज़ को अलग अलग बॉक्सेस में नहीं रखा, ये एक कनेक्टेड सिस्टम है। इंटीग्रिटी, अथॉरिटी और एथिक्स के बीच कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस, इम्पार्शियलिटी, आइडेंटिटी से ऊपर फेयर ट्रीटमेंट, सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, पार्टी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉयल्टी। अकाउंटेबिलिटी अभी देखा कि पावर के लिए आंसरेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग की विजिबिलिटी। एम्पैथी एंड कंपैशन, एडमिनिस्ट्रेशन का ह्यूमन फेस एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। कन्वीनियंस से आगे कमिटमेंट। कोर मैसेज क्या है इसका कि पावर विदाउट वैल्यूज बिकम्स आर्बिट्री। ये एक लाइन पूरे एआरसी को समराइज कर देती है। यहाँ पे जितने भी हमने ये वर्ड्स देखे हैं ये सारे के सारे हम ऊपर डिटेल में डिस्कस करके आए हैं विद द इंटरलिंकिंग विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ हमने इसमें इंटरलिंकिंग भी की है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। थोड़ा थोड़ा फिर से देख लेते हैं स्नैपशॉट की तरह। एआरसी का कोर एंकर, एआरसी के लिए इंटीग्रिटी नेगोशिएबल नहीं थी, ये एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं है, ये नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट थी। दिस इज नॉन नेगोशिएबल एंड नॉट एस्पिरेशनल। एग्जाम्पल से समझो, एक ऑफिसर से कहा जाता है इंस्पेक्शन डेट्स थोड़ी सी एडजस्ट कर लो ताकि कॉन्ट्रैक्टर कंप्लाइंस दिखा सके। ऑफिसर मना कर देता है, कोई स्कैम नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, पर क्या है ये एक रियल इंटीग्रिटी है। एआरसी का लॉजिक है कि इंटीग्रिटी करप्शन को इंक्वायरी के बाद नहीं होने से पहले रोक देती है, विच इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी की। एआरसी ने सब्जेक्टिविटी और बायस को क्रेडिबिलिटी का साइलेंट किलर माना। एवरीडे एग्जांपल देखो, कॉलेज एडमिशंस, प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, पर्सनल रिकमेंडेशंस नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल, डिजास्टर रिलीफ में डैमेज असेसमेंट डेटा के बेस पर, मीडिया प्रेशर के बेस पर नहीं। एआरसी का इंसाइट, ऑब्जेक्टिविटी आंसर करता है कि हाउ डिसीजंस आर मेड और इम्पार्शियलिटी आंसर करता है फॉर हुम दे आर मेड, किसके लिए बने हैं और कैसे बने हैं। नाउ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये एआरसी का डेमोक्रेटिक सेफगार्ड है। एआरसी ने न्यूट्रलिटी पर इतना जोर क्यों दिया? एकदम सिंपल रीज़न है इसका कि गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करता है। फॉर एग्जांपल, सेम ऑफिसर पहली गवर्नमेंट में भी स्कीम सिंसियरली इंप्लीमेंट करता था और नेक्स्ट गवर्नमेंट में भी। एआरसी की वार्निंग, न्यूट्रलिटी का लॉस एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन बना देता है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एआरसी का ट्रस्ट मैकेनिज्म, एआरसी ने इन दोनों को साथ रखा बाय डिज़ाइन। नॉन ऑब्वियस एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, जैसे कि रोड प्रोजेक्ट डिले हो गया। सपोज करो कि कोई रोड प्रोजेक्ट है जो डिले हो गया है, ऑफिसर फाइल के पीछे नहीं छुप रहा, सिटीजन्स को एक्सप्लेन करता है लैंड एक्विजिशन इशू की वजह से डिले हुआ है। एआरसी का इंसाइट क्या है कि ट्रांसपेरेंसी स्क्रूटनी एनेबल करती है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करती है। विदाउट दीज सिटीजन्स मोटिव सस्पेक्ट करते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस लेजिटिमेसी लूज कर देती है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्पैथी एंड कंपैशन, एआरसी का ह्यूमन लेंस। एआरसी बिल्कुल क्लियर था कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूरल मशीन नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ऑफिशियल इलिटरेट पेंशनर को पेशेंटली गाइड करता है, रीडायरेक्ट नहीं करता। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एफिक्शन ड्राइव्स, पहले रिहेबिलिटेशन इंश्योर करती हैं और फिर क्या करती हैं, फिर उसमें एनफोर्समेंट करती हैं। एआरसी का बैलेंस, एम्पैथी लॉ के अंदर होनी चाहिए, लॉ के बाहर नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एआरसी का कल्चरल वैल्यू। एआरसी को सिर्फ करप्शन का डर नहीं था, एआरसी को मिनिमम एफर्ट गवर्नेंस का डर था। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिसर बिना पॉलिटिकल प्रेशर के पेंडिंग ग्रीवांसेस रेगुलरली रिव्यू करता है। एआरसी का मैसेज, डेडिकेशन ड्यूटी को सर्विस में कन्वर्ट करती है। व्हाट एआरसी फाउंडेशनल वैल्यूज आर नॉट, इंपॉर्टेंट क्लैरिटी। एआरसी ने कभी नहीं बोला अनरियलिस्टिक मॉरल आइडियलिज्म, हीरोइक सैक्रिफाइस स्टोरीज, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। एआरसी का क्या फोकस था? डेली एथिकल डिसिप्लिन, रूटीन ऑनेस्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट बिल्डिंग। ये डिस्टिंक्शन लिख दिया ना तो आंसर इंस्टेंटली आपका मेच्योर हो जाएगा और एग्जामिनर खुश। नाउ एआरसी वैल्यूज इन एथिक्स, केस स्टडीज। केस स्टडीज़ में एआरसी वैल्यूज़ आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर हो सकता है। एआरसी वैल्यूज़ हेल्प करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन देने में, बैलेंसिंग लीगैलिटी विद ह्यूमैनिटी, लीगैलिटी और ह्यूमैनिटी बैलेंस करने में, और पर्सनल ओपिनियन से ऊपर डिसीजन एक्सप्लेन करने में। केस स्टडी रेडी फ्रेमिंग आपको दी है, एज इट इज़ लिख सकते हो। एग्जामिनर को सिग्नल मिलेगा कि कैंडिडेट जो है वो ग्राउंडिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है वाई एआरसी वैल्यूज़ मैटर स्पेसिफिकली फॉर सिविल सर्विसेज। एआरसी वैल्यूज़ तीनों को प्रोटेक्ट करती है। पहला, ऑफिसर को आर्बिट्री प्रेशर से, फिर सिटीजन को किससे, एब्यूज ऑफ पावर से, एंड लास्टली इंस्टीट्यूशन को इरोजन ऑफ ट्रस्ट से, यानी कि तीनों को प्रोटेक्ट कर रही है। नाउ व्हाट इज द कोर अंडरस्टैंडिंग? एथिक्स को थ्योरी की तरह टेस्ट नहीं किया जाता, अप्लाइड वैल्यूज़ की तरह टेस्ट किया जाता है।
Now there is also a quote given which is ethics in governance is the foundation of public trust. किसने दिया? सेकेंड ARC ने दिया, यूज़ कर सकते हो. Now what is the conclusion? आप कंक्लूड कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ठीक है. याद रखो कि ARC वैल्यूज़ आंसर्स के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है. एथिक्स में हम वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, पर एक सवाल आता है, वो क्या है? वो ये है कि इन सब वैल्यूज़ का फाइनल रेफरी कौन है. अब हमने देख लिया, सेकेंड ARC देखी, हमने वैल्यूज़ देखा, बट इनका रेफरी कौन है? गलती हो जाए तो किस स्टैंडर्ड्स पर आप इसको जज करोगे? आंसर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेडेड हैं और गवर्नेंस, राइट्स, ड्यूटीज़ और पब्लिक लाइफ के एथिकल कॉन्डक्ट को शेप करती हैं. सिंपल बात यह है कि वैल्यूज़ बताती हैं कि पावर का यूज़ किस डायरेक्शन में होना चाहिए. ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ व्हाट दे एक्चुअली रिप्रेजेंट. एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स नहीं हैं, दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स बट ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर गवर्नेंस. ये ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स हैं किसके? गवर्नेंस के लिए. ये ब्रॉडली इंक्लूड करती हैं क्या क्या? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. एथिक्स इनसाइड देखते हैं. ये वैल्यूज़ इंश्योर करती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए नहीं और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस के लिए काम करें. किसके लिए काम करें? कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस के लिए. कुछ एवरीडे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कोर्ट्स और फाइल्स में नहीं होता, ये रोज़ के गवर्नेंस में क्वाइटली काम करता है. पब्लिक काउंटर पर सब एप्लीकेंट्स को सेम ट्रीटमेंट देना, दैट इज़ इक्वालिटी. पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ करना, दैट इज़ लिबर्टी. एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना, दैट इज़ सेक्युलरिज्म. ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन को नेचुरली कनेक्ट कर देते हैं, दे नेचुरली लिंक इट. द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विस, दैट इज़ द UPPCS का कोर एरिया. एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ गाइड करती हैं क्या? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वेलफेयर स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन एंड डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़. फॉर एग्जाम्पल PDS सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसमें कास्ट या रिलीजन देखे बिना सबको फेयर एक्सेस इंश्योर करना. ये इक्वालिटी और डिग्निटी दोनों का रिफ्लेक्शन है. वेरी गुड एग्जाम्पल एंड अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. देखो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो डेली लाइफ से इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको रटना ना पड़े. एग्जाम में क्या होता है? रटना पड़ता है. अगर आप सिंपल भी लिखोगे ना तो भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा. एथिक्स में आपको क्लैरिटी देनी है, जार्गन्स यूज़ नहीं करने हैं. अगला सवाल आता है दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आर नॉट. अब अलर्ट हो जाओ, यहीं पर आंसर्स क्या है? वीक होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं वो पर्सनल मोरालिटी नहीं है, गवर्नमेंट आइडियोलॉजी नहीं है, राइट्स का सिलेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है एंड मेजॉरिटेरियन प्रेफरेंसेस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल किसी ग्रुप को सोशल प्रेजुडिस के बेस पर बेनिफिट्स डिनाई करना, चाहे लीगली जस्टिफाई करने की कोशिश हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का क्या है? वायलेशन है. नाउ एथिक्स की केस स्टडीज़ देख लेते हैं. GS4 के केस स्टडीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आपका अल्टीमेट जस्टिफिकेशन होता है. राइट, ये हेल्प करता है किस चीज़ में? राइट्स और ड्यूटीज़ को बैलेंस करने में, डिस्क्रिशन को एथिकली गाइड करने में एंड पर्सनल ओपिनियन से ऊपर उठने में. रेडीमेड लाइन दी है, शॉर्ट, सुप्रीम, एग्जामिनर फ्रेंडली. नाउ विल डू द कंक्लूजन. कैसे कंक्लूड करोगे? ऐसे कंक्लूड करोगे. याद रखो कि एथिक्स का फाउंडेशन वैल्यूज़ है. एथिक्स का फाउंडेशन वैल्यूज़ है, पर उन वैल्यूज़ का फाइनल एंकर कॉन्स्टिट्यूशन है. कौन है फाइनल एंकर? कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो टुडे. देखो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी इसलिए हुई है बिकॉज इसमें हमने सारे जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह, इसी वीडियो में सारा कंपाइल कर दिया. इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंट्रोडक्शन देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स का पालन करना यानी कि फॉलो करना, सिर्फ उसके लिटरल टेक्स्ट तक सीमित ना रह जाना. सिंपल बात. कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ फॉलो नहीं करना, समझकर अप्लाई भी करना. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? क्लियर अंडरस्टैंडिंग. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी 3 क्लियर डिमांड्स रखती है. मोरालिटी डिमांड्स क्या करती है? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के लिए कमिटमेंट और सोशल मोरालिटी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी. इसका रिजल्ट क्या होता है? पावर एथिकल होती है और आर्बिट्री नहीं होती. की थिंकर ऑफन एसोसिएटेड. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक नाम याद रखो. कौन? BR अम्बेडकर. वेरी इंपॉर्टेंट. अम्बेडकर ने क्लियरली कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी सिर्फ स्ट्रक्चर बनकर रह जाएगी और सिस्टम नहीं बन पाएगी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सोशल मोरालिटी? ये कंपैरिजन एग्जामिनर को बहुत पसंद है. सोशल मोरालिटी सोर्स क्या है इसका? ट्रेडिशंस और कस्टम्स. नेचर इसका वेरिएबल है और एथिक्स का रोल जो है कभी कभी एक्सक्लूड करती है.
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वहीं पे इसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्टेबल है और इंक्लूजन इंश्योर करती है। इट्स अ हाई स्कोरिंग लाइन जो आपको अपने आंसर्स में लिखनी है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक्ट्स एज अ चेक ऑन सोशल प्रेजुडिस। इस एक लाइन से आंसर का लेवल ऊपर चला जाएगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक सर्विस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे दिखती है? एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिफ्लेक्ट होती है किस चीज़ में? इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट में, जुडिशियल डिसीजंस के रिस्पेक्ट में, एक्सेप्टेंस में और माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, एक कोर्ट ऑर्डर आता है, पब्लिक ऑपोजिशन स्ट्रांग है, प्रेशर भी है, ऑफिसर फिर भी ऑर्डर इंप्लीमेंट करता है। ये पॉपुलैरिटी नहीं है, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिफ्लेक्ट करता है। नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट? लेट्स डू सम ट्रैप्स। पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ब्लाइंड रूल फॉलोइंग नहीं है, पर्सनल बिलीफ सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेटिक अथॉरिटी का डिफाइंस नहीं है एंड मॉरल एब्सोल्यूटिज्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लॉफुल ऑर्डर को सिर्फ इसलिए रिफ्यूज़ कर देना क्योंकि वो पर्सनल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है, क्या है? वायलेशन है। नाउ केस स्टडीज़ में देख लेते हैं। GS4 केस स्टडीज़ में ये कॉन्सेप्ट जो है गेम चेंजर बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हेल्प करती है किसमें? लॉ और प्रेशर के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, अनपॉपुलर पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस को जस्टिफाई करने में। रेडी टू मेड आपकी लाइन है, इसको लिखना है, सिंपल, सुप्रीम, एग्जाम फ्रेंडली। देन कंक्लूजन, ये भी आपको एज इट इज़ लिखना है जैसा यहाँ पे लिखा है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लॉ और कॉन्शियस के बीच का ब्रिज है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज हमारा वैल्यूज़ फ्रॉम द कोड ऑफ एथिक्स 1997। अब हम एथिक्स के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर आ गए हैं। ये वैल्यूज़ किसी थिंकर ने सजेस्ट नहीं की, ये किसी मोटिवेशनल बुक से नहीं आई। ये वैल्यूज़ जो है गवर्नमेंट ने खुद सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या करा है? कोडिफाई किया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोड ऑफ एथिक्स 1997। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स 1997 उन कोर एथिकल स्टैंडर्ड्स को आउटलाइन करता है जो पब्लिक सर्वेंट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं ताकि गवर्नेंस में इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो। सिंपल बात, ये बताता है कि पब्लिक सर्वेंट को बिहेव कैसे करना चाहिए। सो हाउ टू बिहेव, ये बताता है ये चीज़। सो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये कोड क्यों लाया गया? इसलिए नहीं कि रूल्स कम थे, बल्कि इसलिए कि एथिकल क्लैरिटी चाहिए थी। द कोड वॉज इवॉल्व टू एथिकल कॉन्डक्ट को रीएनफोर्स करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए गाइडिंग स्टैंडर्ड्स देने के लिए एंड लास्टली इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक ट्रस्ट प्रमोट करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये नॉर्मेटिव है और प्यूनिटिव नहीं है। नाउ कोर एथिकल वैल्यूज एम्फेसाइज्ड इन द कोड। कोड को नई वैल्यूज इन्वेंट नहीं करता, ये प्रूवन वैल्यूज को क्या करता है? फॉर्मलाइज कर देता है। किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है? इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। सारी हमने क्या करी है? वी हैव डिटेल्ड में डिस्कस किया है हमने। नाउ एथिक्स का इंसाइट क्या है? द कोड ट्रांसलेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्डक्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है क्या सही है और कोड बताता है कि कैसे करना है, हाउ टू डू इट। नाउ एवरीडे अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। कोड को समझना मुश्किल नहीं है अगर बिहेवियर से आप इसको जोड़ दोगे तो। दिस कोड एक्सपेक्ट ऑफिसर टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करें, पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करें, ऑफिशियल डीलिंग्स में ऑनेस्टी मेंटेन करें। फॉर एग्जाम्पल, स्टेक होल्डर गिफ्ट्स या फेवर्स ऑफर करता है, ऑफिसर पोलाइटली मना कर देता है। ये कोड ऑफ एथिक्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। नाउ कोड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, यूपीपीसीएस का फोकस है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोड गाइड करता है डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, सिटीजन के साथ रिलेशनशिप एंड अथॉरिटी और डिस्क्रिशन का हैंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिसर किसी डिसीजन से पर्सनली लिंक्ड है, वो डिसीजन से रेक्यूज हो जाता है, ये एथिकल अवेयरनेस है एग्जैक्टली कोड ऑफ स्पिरिट में। नाउ व्हाट कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर स्टूडेंट्स क्या है? गलती कर जाते हैं। कोड क्रिमिनल लॉ नहीं है, डिसिप्लिनरी रूल बुक नहीं है, ऑप्शनल मॉरल एडवाइस नहीं है, पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये कॉन्डक्ट का मॉरल फ्रेमवर्क है, लीगल स्टैट्यूट नहीं है। नाउ केस स्टडीज़ में देख लेते हैं। केस स्टडीज़ में कोड ऑफ एथिक्स आपको बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देता है। इट हेल्प्स बाय एथिकल रेस्ट्रेंट जस्टिफाई करने में, पब्लिक ट्रस्ट रीइंफोर्स करने में और डिसीजंस को प्रिंसिपल्ड बनाने में। नाउ केस स्टडी रेडी लाइन देख लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है। नाउ इस लैंग्वेज से आंसर ऑफिशियल और मैच्योर लगता है। नाउ लेट्स सी द मॉडल कंक्लूजन। आप यहाँ से इसको डायरेक्टली ले सकते हो ना। व्हाट इज द टेक अवे? वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूरा पिक्चर एक साथ देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो वैल्यूज़ देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें स्पिरिट देती है, वैल्यूज़ का स्पिरिट देती है। एंड कोड ऑफ एथिक्स क्या करता है? उन वैल्यूज़ का हमें कॉन्डक्ट देता है। अब हम सब वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ के देखते हैं। ध्यान से सुनना क्योंकि ये सिर्फ समरी नहीं है, ये एथिक्स का क्या है? सोल है।
सारे हमारे वैल्यूज़ खत्म हो गए, एप्टीट्यूड खत्म हो गया। यहाँ पे ये आपको समरी दिया है, ध्यान से सुनो, पूरा क्रक्स है इसमें। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? मॉरली कंसिस्टेंट रहना। ऑनेस्टी का मतलब होता है उस मोरालिटी को एक्शन में ट्रुथफुल बनाना। ऑब्जेक्टिविटी एक सिविल सर्वेंट को फैक्ट्स के बेस पर डिसीजन लेना सिखाता है। इम्पार्शियलिटी इंश्योर करती है कि डिसीजन में कोई बायसनेस ना हो। फेयरनेस एंड जस्टिस नेचुरली फ्लो करते हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्टी सर्व करना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करना। ट्रांसपेरेंसी डिसीजंस को ओपन बनाती है। अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर करती है कि उन डिसीजंस के लिए ऑफिसर आंसरेबल हो। करेज ऑफ कन्विक्शन प्रेशर के सामने खड़े रहना सिखाता है, जबकि स्पिरिट ऑफ सर्विस और डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस हमेशा फोकस को लोगों के वेलफेयर पे रखती है। एम्पैथी और कंपैशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमेन बनाती है। टॉलरेंस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना सिखाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना, ये सारी वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से फ्लो करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर करती है कि पावर का यूज़ सिर्फ लीगल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में हो। इसलिए बच्चों, एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज़ मिलकर ये इंश्योर करती हैं कि सिविल सर्वेंट्स के पास सिर्फ गवर्न करने की एबिलिटी नहीं ना हो बल्कि गवर्न करने की मॉरल डायरेक्शन भी हो, जिससे अथॉरिटी सर्विस में बदल जाए और पब्लिक जो है वो पावर जो है पब्लिक ट्रस्ट में बदल जाए। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें सारे कीवर्ड्स करे हैं। और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद सिर्फ हमारी एक वीडियो रह जाती है एथिक्स की, विच इज़ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, जिसके बाद हमारा सारा एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारा एथिक्स देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स फिनिश हो गए हैं, सिर्फ एक बचा है जिसे हम मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और फिर हम आपका शुरू करेंगे आंसर राइटिंग PYQs का, क्योंकि हमारा एथिक्स खत्म हो जाएगा इस लास्ट वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक।